ओके, जय हिंद एवरीवन। आज हमारा टॉपिक का लास्ट एंड होने वाला है जो कि है रेस्पिरेशन। एक बार मैं फिर से तुम लोग को इसका मतलब क्या कहते हैं एक फ्लो चार्ट बता दे रहा कि ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि रेस्पिरेशन में एक्चुअली हमने पढ़ा क्या था। हमें मालूम है कि हम जितना भी फूड इंटेक कर रहे हैं, जो भी फूड हम इंटेक कर रहे हैं, जो भी हम लोग फूड खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका एसिमिलेशन होना बहुत जरूरी है। मतलब कि उसका हमें यूटिलाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर मान लो कि मैंने शुगर ले लिया, या फिर मैंने अगर प्रोटीन ले लिया, या मैंने कार्बोहाइड्रेट्स ले लिए, अगर मैं उसको यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहा हूँ, इवन अगर मान लो कि मैंने प्रोटीन को इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड ले लिया, या फिर मान लो मैंने शुगर को इन द फॉर्म ऑफ मतलब क्या कहते हैं मैंने पायरुवेट्स भी ले लिया, तो भी मेरा कोई भी मतलब का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो फूड है ये तुम्हारे मिनिमल मतलब सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द डाइजेस्टेड फूड है। मतलब कि इनसे ज्यादा तुम्हारा फूड क्या है, डाइजेस्ट नहीं हो सकता। लेकिन इस डाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि अभी भी इसको मतलब क्या कहते हैं मुझे अभी भी इसको ऑक्सीडाइज कराना जरूरी है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जितने भी फूड है हम इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करते हैं, बर्न करते हैं। जब हम इनको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं तब जाके हमारा फूड डाइजेशन होता है, तब जाके हमें एनर्जी मिलती है। तो रेस्पिरेशन में एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो हमने फूड लिया है, जैसे मान लो कि अगर हमने स्टार्च लिया है, तो स्टार्च ऐसा हमने उसको ग्लूकोज लिया है, तो सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज को क्या करते थे, पहले हम लोग उसको दो पायरुवेट्स में तोड़ते थे। और हमें मालूम है कि जब भी वो दो तो पायरुवेट्स में टूटते हैं तो वो तुम्हारे साइटोप्लाज्म में टूटते हैं, ना कि तुम्हारा वो माइटोकॉन्ड्रिया में टूटते हैं। और फिर यही दो पायरुवेट्स तुम्हारा मतलब जाते हैं तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में, और फिर वो तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में जाके आने बाद फिर वो तुम्हारा एनर्जी और मतलब एटीपी एनर्जी बनाते हैं। और वो जो टोटल एटीपी होती थी तुम्हारी 38 एटीपीज होती थी, और उसके साथ साथ तुम्हारा जो वेस्टेज निकलता था वो होता था तुम्हारा CO2 और तुम्हारे कुछ वाटर वेपर्स जिसको हम लोग H2O भी बोल सकते हैं। तो अगर मान लो कि फूड अगर आपका भैया कंप्लीटली डाइजेस्ट हो रहा है, हाँ बोलो। भैया ये पायरुवेट जो है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी होता था ना। नहीं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे नहीं होता है, ऐसा कोई भी इसमें मैंडेटरी अ- नहीं है। ठीक है, तुम्हारा पायरुवेट्स को ब्रेक डाउन होने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना जरूरी है। लेकिन तुम्हारा साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को दो पायरुवेट को तोड़ने में वहां तुम्हें कोई भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस की इतनी नीड नहीं होती है। लेकिन आपको अगर उन दो पायरुवेट्स को 38 एटीपी में लाना है, इसका मतलब है कि इस दो पायरुवेट को मेरे को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करना है। इस समय पायरुवेट मत सोचो, इसको फूड सोचो। तो अगर मैं फूड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन कर पा रहा हूँ, मतलब कि इसको मैं प्रॉपरली पूरा यूज कर पा रहा हूँ, तो मैं उससे ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बना पाऊंगा। और अगर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बना पाऊंगा तो मैक्सिमम में केवल 38 एटीपीज बना पाऊंगा। लेकिन अगर मानो कि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली, तो अगर मुझे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मैं उसको बर्न नहीं करा पाऊंगा। अगर बर्न नहीं करा पाऊंगा तो मैं मैक्सिमम उसकी एनर्जी निकाल नहीं पाऊंगा। तब उस केस में जो हमारा जो एटीपी का फॉर्मेशन होता है कितना होता है, केवल दो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और इसी को हम लोग बोलते थे एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते थे। तो इसका मतलब है कि रेस्पिरेशन तुम्हारे दो टाइप के हो गए, एक तुम्हारा हो जाता था एरोबिक रेस्पिरेशन और एक हो जाता था तुम्हारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये भी समझ में आ गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, और वो भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जिसकी वजह से जो आपकी एनर्जी करेंसी है एटीपी वो ज्यादा बनती है। एनोरोबिक में भी फूड डाइजेस्ट होता है, उसमें भी एटीपी बनती है, लेकिन फूड उतना डाइजेस्ट नहीं हो पाता जितना आपका एरोबिक में होता है। ये चीज हमें समझ में आ गया। फिर हमें पता चला कि भैया ये एरोबिक और एनोरोबिक रेस्पिरेशन कौन कौन कर पाता है। तो फिर हमने इसको लिविंग थिंग्स की कैटेगरी में हमने इसको डिवाइड कर दिया था। फिर हमने सोचा था कि अगर मान लो कि मैं प्लांट की बात करता हूँ, तो मुझे मालूम है कि प्लांट क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। मतलब कि उसको एयर की प्रेजेंस मतलब एयर में ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए ही चाहिए, कि ताकि वो जो फोटोसिंथेसिस के रूप में जो स्टार्च बना रहा है, बाद में रात के समय वो रेस्पिरेशन के थ्रू उसी स्टार्च को ब्रेक डाउन करके एटीपी के फॉर्म में फिर वो अपने लाइफ साइकिल को अच्छा कर सके। फिर वो भले चाहे उसमें वो ग्रोथ कर रहा हो, फिर वो भले चाहे वो कहीं अगर उसको कट वट लग गया हो तो वो उसको रिपेयर करने की बात कर रहा हो। लेकिन हमें पता चला था कि प्लांट में जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो टोटल तीन जगह से हो रहा है। अगर मान लो कि वो लीफ से हो रहा होगा, तो वो जो लीफ से हो रहा होगा वो रेस्पिरेशन जो हो रहा होगा वो तुम्हारा कहाँ से हो रहा होगा, स्ट्रोमेटा से हो रहा होगा। क्योंकि मुझे मालूम है कि रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है, मैं ऑक्सीजन को लेता हूँ और तुम्हारा CO2 को निकालता हूँ, और जब मैं ऑक्सीजन को लेता हूं तब मेरा फूड ब्रेक डाउन होता है, और जिसमें मेरी एटीपी एनर्जी बनती है और जो तुम्हारा CO2 एज अ वेस्टेज निकलता है। तो मुझे पता चल गया कि जो तुम्हारा एक्सचेंज हो रहा है, जो गैसेस एक्सचेंज हो रही है, ऑक्सीजन का अंदर आना, CO2 का बाहर जाना, वो मेरा लीफ से स्टोमेटा के थ्रू हो रहा है। वेरी गुड। फिर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि अगर मान लो कि वो आपका रूट है,
तो हमें पता चला था कि यार रूट में आपके हेयर रूट्स होते हैं, रूट हेयर्स जिनको बोलते हैं, वहां से भी हो सकता है। तो रूट हेयर्स पाए जाते हैं, रूट में एक्चुअली एक तुम्हारे हेयर्स पाए जाते हैं, वहां से तुम्हारा हो रहा होता है, रेस्पिरेशन हो रहा होता है, वहां भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो रही होती है। लेकिन जब स्टेम की बात आएगी, मतलब कि टहनियों की बात आएगी, उन चीजों की बात आएगी, तब इसमें दो कैटेगरी आ जाती थी। अगर मान लो कि प्लेन वुडी है, जो प्लांट है वो वुडी है, थोड़ा सा थिक है, कॉर्क कैम्बियम पाया जा रहा है, ये चीजें पाई जा रही, तब उस पेड़ में पाए जाएंगे तुम्हारे लेंटिसल्स। क्या पाए जाएंगे? लेंटिसल्स। वो लेंटिसल्स तुम्हारा बेसिकली रेस्पिरेशन करेंगे, जिसके थ्रू फूड ब्रेक डाउन होगा, और वो एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट करके तुम्हारे प्लांट को ताकत देगा कि चल भाई ठीक है, तू फोइलम और जोइलम वेसल्स जैसी इंपॉर्टेंट टिश्यूज पे वर्क करे, मैरिस्मेटिक टिश्यूज पे वर्क हो पाए, ये चीज है। लेकिन अगर मान लो कि उस पेड़ में जो स्टेम है वो वुड की नहीं है, वो कोई हब वाला पेड़ है, जैसे तुम्हारा पालक हो गया, ये सारी चीजें हो गई, तब क्या होगा? तब उस केस में उन्हीं हब्स की उसमें पाया जाता है, तुम्हारा बेसिकली पाया जाएगा स्ट्रोमेटा। तो इन स्ट्रोमेटा के थ्रू तुम्हारा क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेज होंगी। तो क्वेश्चन जो तुमसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मुझे बताओ, अगर प्लांट एरोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन करे, इसका मतलब है कि उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और भैया आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया था कि इंसान क्या करता है, लालच में ज्यादा से ज्यादा हर एक चीज लेने की कोशिश करता है। तो प्लांट ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन करने के लिए क्या कोशिश करता है? तो उसके लिए वो क्या करता है कि वो आपका स्टोमेटा जो लीफ में पाया जा रहा है, वहां से भी रेस्पिरेशन कर रहा है, रूट हेयर से भी आपका वो रेस्पिरेशन करने की कोशिश कर रहा है, और इवन अगर वुडी स्टेम्स है तो वहां से वो लेंटिसल्स के थ्रो करने की कोशिश कर रहा है, और अगर मान लो कि वो हब है तो वो फिर वहां से स्टोमेटा से थ्रो करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से प्लांट तुम्हारा रेस्पिरेशन करता था, और इस रेस्पिरेशन में फूड को ब्रेक डाउन करके अपने लिए एनर्जी को यूटिलाइज करता था, ताकि वो ग्रोथ कर सके और रिपेयर कर सके। तो इसका मतलब है कि ये जो चीजें हैं तुम्हारी, स्टोमेटा, रूट हेयर्स, लेंटिसल्स, स्टोमेटा, ये सब क्या है? ये इसके रेस्पिरेटरी सरफेस है, या फिर मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये चीज है। मतलब कि एक से ज्यादा मेरे को रेस्पिरेटरी ऑर्गन इस पे देखने को मिल गए। किसमें देखने को मिल गए? प्लांट के बेसिस पे देखने को मिल गए। तो मुझे तो प्लांट के जो मैंने रिवाइज कराने की कोशिश की, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया? वेरी गुड। अब देखो, प्लांट तो तुम्हारा हमेशा मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर भी होते हैं, है ना, लेकिन हम लोग मल्टी सेलुलर में ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन जब मैं एनिमल्स की बात करूंगा, तो एनिमल्स में तो हमारी कैटेगरी बहुत अच्छे से डिवाइड हो रखी है। कुछ एनिमल्स होंगे जो तुम्हारे यूनिसेलुलर होंगे, यूनिसेलुलर जो होंगे वो ज्यादातर सिंपल कहला जाते हैं, सिंपल हो गए, है ना। और कुछ होंगे तुम्हारे मल्टी सेलुलर होंगे, और जो तुम्हारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो थोड़े से तुम्हारे कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। तो अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूंगा, तो हमने उसमें पढ़ा था, अमीबा का केस पढ़ा था, अमीबा का केस पढ़ लिया था, वेरी गुड। उसके साथ साथ हमने पैरामीशियम का केस पढ़ लिया था, ये चीज है। तो भैया क्या एनिमल भी आपका एरोबिक रेस्पिरेशन करता है? तो हमें पता था कि हाँ, एनिमल भी आपका एरोबिक रेस्पिरेशन करता है। और अगर मैं यूनिसेलुलर की बात करूंगा, तो उसमें अमीबा आ जाएगा, पैरामीशियम में आ जाएगा। और भैया जैसे आपने मेरे को इसमें तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि हाँ, एक प्लांट बहुत बड़ा होता है तो आपका लीफ से भी कर सकता है, रूट से भी कर सकता है, आपका स्टेम से भी कर सकता है, तो फिर अमीबा कहाँ से करता है? तो फिर हमें पता चला था कि यार जो अमीबा है, एक तो इतना छोटा है, यूनिसेलुलर है, और इसका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो उसका स्किनी है। तो जिसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ, मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा रेस्पिरेशन ये बहुत फास्ट है। मतलब जो इसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो क्या होगा? एक स्किन होगा। पैरामीशियम का भी क्या होगा? स्किन ही होगा। अब अगर मैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात कर देता हूँ, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने पढ़ा था, तुम्हारा प्लेनेरिया भी पढ़ा था। अब देखो, प्लेनेरिया एक ऐसा मतलब बढ़िया सा एक जानवर है, जो कि तुम्हारा ये खुद भी स्किन से करता है। मतलब कि अगर इसको ऑक्सीजन चाहिए होती है, इन तीनों को अगर ऑक्सीजन चाहिए होती है अपने फूड को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो ये स्किन से ही लेते हैं। फिर वो भले चाहे अमीबा हो, पैरामीशियम हो, प्लेनेरिया हो। लेकिन हमने एनिमल की कैटेगरी में और भी पढ़े थे। जैसे मान लो कि मैंने फिश बोल दिया, जब भी फिश को अपने ब्रेक डाउन करना होता था फूड को, तो फिर वो बताओ मुझे ऑक्सीजन कहाँ से लेता था? गिल्स। गिल से लेता था, वेरी गुड। किससे लेता? वो तुम्हारा गिल से लेता था। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि ये जो ह्यूमन बॉडी होती है, ये ऑक्सीजन तुम्हारे एटमॉस्फेयर से लेती है, लेकिन क्या एटमॉस्फेयर से तुम्हारा जो जो गिल्स है, क्या वो तुम्हारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है? नहीं भैया, पानी से लेता है। पानी से लेता है। तो इसका मतलब है ये जो ऑक्सीजन ले रहा है,
तुमको ये भी देखना पड़ेगा कि स्टोमेटा, हेयर, वुड्स, हर्ब्स, ये जितने भी तुम्हारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, ये जितने भी ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, ये कहाँ से कर रहे हैं? ये तुम्हारे टेरेस्ट्रियल से कर रहे हैं या फिर ये तुम्हारे किसी डिसॉल्व्ड फॉर्म में कर रहे हैं, ये चीज है। तो अगर मान लो कि मैं स्टोमेटा की बात करता हूँ, तो ये तो तुम्हारा मतलब टेरेस्ट्रियल एकदम एटमॉस्फेयर से ही लेने की कोशिश कर रहा है यार। अगर मान लो कि रूट हेयर्स की बात करता हूँ, तो ये तुम्हारे डिसॉल्व्ड फॉर्म में लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि तुम्हारे रूट के नीचे पाई जाती है, मतलब जो तुम्हारी जमीन के नीचे पाई जाती है, वो चीज हो गया। स्टम वुड की बात करूंगा लेंटिसल्स पे, तो ये भी एटमॉस्फेयर से लेने की बात करेगा। हर्ब्स भी एटमॉस्फेयर से लेने की बात करेगा। अमीबा पानी में पाया जाता है, तो ये जो ऑक्सीजन लेता है ये तुम्हारा वाटर से लेता है, डिसॉल्व्ड वाटर से लेने की कोशिश करता है। पैरामीशियम भी तुम्हारा ऑक्सीजन तुम्हारा डिसॉल्व्ड वाटर से लेने की कोशिश करता है, मतलब पानी के नीचे लेने, पानी मतलब पानी के नीचे जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उससे लेने की कोशिश करता है। प्लेनेरिया तुम्हारा एटमॉस्फेयर से लेने की कोशिश करता है। और ये जो तुम्हारा फिश है, जो गिल है, ये तुम्हारा पानी के नीचे जो ऑक्सीजन होती है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, उससे लेने की कोशिश करता है। तो क्या अगर मैं बात, हाँ बोलो, पूछो। क्या टेरेसियल और डिसॉल्व में भैया दोनों को इंग्लिश में डिफिनेशन बता दीजिए। भाई टेरेस्ट्रियल एनिमल वो एनिमल होते हैं जो तुम्हारे जमीन में चलते हैं, जैसे कि हम हो गए, कुत्ते हो गए, बिल्लियां हो गई, ठीक है, तुम्हारे स्नेक्स हो गए, वो चीज हो गए, ठीक है, जो जमीन में चलते हैं उनको टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब होता है लैंड। और जो तुम्हारी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन में बेसिकली वाटर की बात कर रहा हूँ, कि जो तुम्हारे वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब है कि जो जानवर तुम्हारे पानी में रहते हैं, वो जो ऑक्सीजन लेते हैं वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं, जो पानी में ऑलरेडी मिली हुई होती है, जो थोड़ी सी घुली हुई रहती है। बस ये चीज है। अभी अगर आपको रेस्पिरेशन करना है तो आपको ऑक्सीजन लेना है, बस वो एनिमल टू एनिमल डिफर करता है कि वो ऑक्सीजन किस फॉर्म में ले रहा है, वो टेरेस्ट्रियल से डायरेक्ट लेने की कोशिश कर रहा है या फिर वो डिसॉल्व फॉर्म में वाटर से लेने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर मान लो कि मैं रूट हेयर्स की बात कर देता हूँ, प्लांट में रूट हेयर्स की बात करूंगा, तो वो तुम्हारे डिसॉल्व फॉर्म में लेगा, जो मिट्टी में हो रखी है, वो पानी में नहीं उस समय, वो तो उस समय सॉइल में हो रखी है, तो डिसॉल्व फॉर्म में वहां लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मान लो कि मैं फिश की बात कर देता हूँ, तो फिश तो पानी में रहता है, तो वो जो ऑक्सीजन ले रहा है रेस्पिरेशन के लिए, वो तुम्हारा पानी से ले रहा है। और अगर मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ अमीबा की, तो अमीबा भी किससे ले रहा है, वो तुम्हारे पानी से ऑक्सीजन ले रहा है। तो ये जो स्किन है ना, ये जो स्किन तुमको दिख रहा है कि अमीबा, प्लेनेरिया और जो तुम्हारा पैरामीशियम है, ये स्किन के थ्रू क्या कर पा रहा है, ये तुम्हारा रेस्पिरेशन कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि इनका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा, स्किन हो जाएगा। लेकिन मल्टी सेलुलर में फिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है गिल। इसी के साथ हमने इंसेक्ट्स पढ़े थे, इंसेक्ट्स में तुम्हारा मॉस्किटो, तुम्हारा टर्माइट्स, ना जाने क्या क्या, उनमें पाए जाते हैं तुम्हारे ट्रैकियाइट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, या ट्रैकिया बोल देते हैं, वो ट्रैकिया हो गया तुम्हारा, है ना, ये तुम्हारा एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो गया। अब अच्छा, इसके बाद बता सकते हो कि एक तुम्हारा एक और था जिसको मैंने पढ़ाया था, बताओ मुझे, एक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ह्यूमन का छोड़कर, बताओ मुझे, याद है? और उसमें भैया भी स्किन से होता कॉकरोच था। कॉकरोच नहीं, कॉकरोच कॉकरोच तुम्हारा भैया। इंसेक्ट्स में आता है, इंसेक्ट्स में था, और उसमें भी स्किन से ही होता था। चलो मैंने इतना भी बता दिया, आप बताओ। पेरेमेशियम। नहीं, ये पैरामीशियम है यार। नहीं, चलो ठीक, छोड़ो, मैं बताता हूँ, वो है तुम्हारा अर्थवॉर्म। क्या है वो तुम्हारा? अर्थवॉर्म है। और तो देखो, अर्थवॉर्म भी तुम्हारा स्किन से ले रहा है, क्या ले रहा है, स्किन से ले रहा है तुम्हारा बेसिकली, मतलब कि स्किन से वो भी कर रहा है तुम्हारा, मतलब रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो अमीबा है, पैरामीशियम है, इनकी बॉडी जो है यूनिसेलुलर है, मतलब कि इतनी ज्यादा छोटी हो रखी है कि जैसे ही ऑक्सीजन आती है वो थ्रू आउट द बॉडी तुरंत फैल जाती है। तो इसके लिए इनको कोई भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की जरूरत नहीं है, मतलब कि किसी भी ब्लड सिस्टम की जरूरत नहीं है कि वो एक ऑक्सीजन को दूसरे सेल तक पहुंचा पाए, कि ताकि बड़े आसानी से वहां तुम्हारा रेस्पिरेशन हो सके। क्योंकि मुझे मालूम है कि रेस्पिरेशन कहाँ होता है, सेल के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। तो अगर ऑक्सीजन को वहां उस सेल तक पहुंचाना है, तो या तो मेरे पास ब्लड होना चाहिए, या तो अगर मेरी बॉडी इतनी छोटी हो कि जैसे ऑक्सीजन है पूरे तुम्हारे अमीबा में ही फैल जाए। तो यूनिसेलुलर में अमीबा और पैरामीशियम का केस ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं इंसेक्ट्स में, अगर मान लो कि तुम्हारे ट्रैकिया की बात करूंगा, फिश में गिल्स की बात करूंगा, प्लेनेरिया में स्किन की बात करूंगा, अर्थवॉर्म में स्किन की बात करूंगा, तो इन सब के थ्रू तुम्हारा रेस्पिरेशन तो होगा, लेकिन थ्रू आउट द बॉडी पूरी ऑक्सीजन डिफ्यूज नहीं होगी, मतलब कि सिंपल डिफ्यूजन उतना अच्छे से नहीं होगा। उसके लिए कहीं ना कहीं हमको एक ब्लड की जरूरत होगी ही होगी, कि ताकि हम लोग बड़े आसानी से उस जो डिमांडेड ऑक्सीजन है, जिस सेल को उस चीज की डिमांड है, वो वहां जाके तुम्हारा वो पहुंच सके। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया था कि नहीं आ गया था? भैया हाँ बोलो। ये बुक में इंसेक्ट अर्थवॉर्म इन सबको तो बारे में तो बताया ही नहीं गया। कोई बात नहीं, मैंने बता दिया। अभी इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ भैया।
आ गया। चलो वेरी गुड। तो देखो अभी जो हमारा लास्ट 2 डेज टॉपिक था, उस लास्ट डे टॉपिक्स में हमने ये देखा कि चलो ठीक है भैया, आपने एरोबिक रेस्पिरेशन में आपने बड़े ही आसानी से प्लांट का भी बता दिया, एनिमल का भी बता दिया। एनिमल में आपने यूनिसेलुलर का भी बता दिया और मल्टी सेलुलर का बता दिया। लेकिन इस मल्टी सेलुलर में ह्यूमन बींग, जो एज अ ह्यूमन बींग हम लोग हैं, वो हम लोग कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, वो क्या चीज़ है, उसमें कौन सा तुम्हारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन काम करता है। तो याद रखो, जब जब मैं लगाऊंगा ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन, तो जब भी ऑर्गन आएगा तो ऑर्गन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जहां से तुम्हारी गैसेस एक्सचेंज हो रही हैं। समझ में आ रहा है, गैसेस तुम्हारी एक्सचेंज हो रही है। तो जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, जैसे तुम्हारा अमीबा का तुम्हारा स्किन हो गया था, तुम्हारा फिश का गिल्स हो गया था, तो ठीक वैसे जो तुम्हारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी होता है, जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है वो होता है तुम्हारा लंग्स होता है। क्या होता है, वो होता है तुम्हारा लंग्स। तो कल हमने इसमें मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था कि कैसे हमारा लंग्स फंक्शन करता है। अगर मान लो कि हम लोग ब्रीथ इन कर रहे हैं, अगर हम लोग सांस ले रहे हैं, तब उस केस में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, डायफ्राम का क्या रोल होगा, डायफ्राम कैसे काम करता है। फिर उसके बाद फिर हमने देखा था कि रिब केज कैसे काम करती है, क्योंकि जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो डायफ्राम हमारा क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है कि ज्यादा से ज्यादा स्पेस बना सके। जो कभी इस तरीके से होता था, अब वो इस तरीके से हो गया। तो इसका मतलब है कि ये एक्सेसिव स्पेस है, वो तुम्हारा लंग्स उस जगह फुला सके, तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन आ सके। ज्यादा से ज्यादा रिच ऑक्सीजन आएगी तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग रेस्पिरेशन कर पाएंगे। रिब केज भी आउटवर्डली मूव करता है, और इसकी भी मसल्स कैसी करती थी, कॉन्ट्रैक्ट करती थी। तो इस तरीके से हमारा मतलब ब्रीथ इन प्रोसेस होता था, और इसका जस्ट अपोजिट तुम्हारा ब्रीथ आउट प्रोसेस होता था। ब्रीथ आउट प्रोसेस मतलब क्या होता था कि जिसमें जो डायफ्राम होता था, वो डायफ्राम क्या करता था, आपका रिलैक्स आ जाता था। रिब केज भी कैसे आ जाती है, आपकी रिलैक्स आ जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी चेस्ट कैविटी है, मतलब जहां आपका बेसिकली मतलब क्या कहते हैं भैया कि जो आपका लंग्स है, वो लंग्स बड़े आसानी से फिर आपका उस एयर को, जो तुम्हारी डीऑक्सीजनेटेड एयर है, वो उसको पुश आउट कर देता था, बाहर निकाल देता था। हाँ मुझे सर बताओ कि, हाँ पूछो। सही डायग्राम क्या होता है? ठीक है, कोई बात नहीं। अभी देखो मैं बता दे रहा, एक चीज सिंपल से बता दे रहा। देखो इस तरीके से तुम्हारा लंग्स होता है। अभी कल मैंने क्लास में उसको बहुत अच्छे से बताया था। ठीक है, ये तुम्हारा जैसे कंसीडर करो इसको लंग्स है। ठीक है, अब ये लंग्स जो होता है ये तुम्हारा ऐसे लटका सा हुआ होता है, लेकिन इतना भी लटका नहीं होता। क्यों? क्योंकि नीचे कहीं ना कहीं तुम्हारी एक तुम्हारा एक और ऑर्गन पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं डायफ्राम बोलते हैं। कैसा होता है डायफ्राम? डायफ्राम तुम्हारा इससे नीचे नहीं जा सकता। किससे? मतलब इस लाइन के नीचे नहीं जा सकता। बेसिकली डायफ्राम को क्या बोल सकते हो कि एक ऐसी बाउंड्री है जो कि तुम्हारे चेस्ट कैविटी को तुम्हारे एब्डोमेन से अलग करती है। एब्डोमेन वो वाला एरिया होता है जहां से तुम्हारा स्टमक स्टार्ट हो जाता है। तो ये वो एरिया नहीं, होगा। हाँ पूछो। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा डायग्राम होता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डायग्राम बोलते हैं। अभी चलो उसको दिखा दूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा डायग्राम हो गया। और यही होती तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, इस तरह से चेस्ट कैविटी होती है। अगर तुम लोग अपने चेस्ट को छुओगे तो तुमको एक हड्डी दिखाई देगी, हड्डी दिखाई दे रही होगी, छूने को मिल रहा होगा। इनको क्या बोलते हैं? इनको रिप्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको रिप्स बोलते हैं। रिप्स केज भी बोल देते हैं। केज क्यों बोल देते हैं? क्योंकि ये एक पिंजड़ा है। किसका पिंजड़ा है? तुम्हारे लंग्स का पिंजड़ा है ना। लंग्स को कैद करके रखा हुआ है कि लंग्स इससे ज्यादा बाहर निकले ना, ये ना निकले। और इनके बीच में पाया जाता है तुम्हारे एक मसल पाई जाती है, जिसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल बोलते हैं। तो जब ये इंटरकोस्टल मसल तुम्हारी मतलब कॉन्ट्रैक्ट करती है, जब मतलब क्या कहते हैं बाहर की ओर निकल के कॉन्ट्रैक्ट करती है, तब ये ज्यादा बड़ा एरिया बनाती है। और जब ये ज्यादा बड़ा एरिया बनाती है, तब मतलब हम लोग उस समय ब्रीथ इन कर रहे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं। लेकिन अगर मान लो कि यही तुम्हारी रिलैक्स हो जाए, डायफ्राम तुम्हारा नीचे ना आए, मतलब कि ऊपर की ओर चला जाए और ऊपर जाए, ऐसे जाए, तो मतलब है कि चेस्ट अब तुम्हारा और नहीं फूल पाएगा। तो और नहीं फूल पाएगा तो उसका मतलब क्या है कि वो जो गैसेस है वो तुम उसको निकालने की कोशिश करोगे, थ्रू आउट द उसको बाहर निकालने की कोशिश करोगे। तो ये है तुम्हारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मतलब कि एक लंग्स है। एक लंग्स कैसे तुम्हारे ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है और कैसे ऑक्सीजन को बाहर ले रहा है। लेकिन ये बहुत छोटा सा है, एक बहुत टॉपिक से छोटा सा मैंने बात कर दी। लेकिन अगर मान लो कि मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर देता हूँ, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो एक हर एक चीज आ जाती है जिसमें तुम्हारा पूरा रेस्पिरेशन होगा। तो देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन और रेस्पिरेटरी भैया सिस्टम में अंतर होता है। हाँ बोलो बेटा, पूछो। भैया लंग्स पे जो थिन मेम्ब्रेन रहती है उसको क्या बोलते हैं? सोचो उसको क्या बोलते हैं, पढ़ाया था मैंने, कल ही बताया था। हाँ ये वही थोड़ा भूल गया, तभी तो पूछ रहा हूँ। और बताओ, और किसी को मालूम है क्या होता है? बताओ मुझे। एब्डोमिनल मसल। नहीं। नीचे होता है भैया। हाँ सोचो। एलवी मसल। हम्म, ये मियाँ कुछ ऐसे करिए। नहीं। प्लूरा।
नाम सुना है? हाँ हाँ, प्लूरा प्लीवरा करके होती है ना? तो जो तुम्हारी प्लीवरा होती है वो तुम्हारे चेस्ट में मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे ये जो लंग्स होता है, लंग्स को कवर करके चलती है, ये चीज है। तो अभी देखो, अगर मान लो कि मैं अगर बात कर देता हूँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इस रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुम्हारा केवल लंग्स ही नहीं आता, और भी चीजें आती हैं। और स्टार्टिंग कहाँ से होती है? तुम्हारी होती है नोस में। नोज से स्टार्टिंग हो जाती है। नोज में क्या पाया जाता है? नॉस्ट्रिल पाई जाती है। मतलब कि वो दो छेद, वो जो दो होल होते हैं, उस होल के साथ जब तुम जाओगे, जैसे जैसे अंदर जाओगे, तो तुमको एक नोजल कैविटी मिलेगी। नोजल कैविटी मतलब उस नोजल कैविटी में तुमको हेयर्स देखने को मिलेंगे। हेयर्स के साथ साथ म्यूकस देखने को मिलेंगे। और इनका काम क्या होता था कि जितनी भी इम्प्योरिटीज है, जितनी भी डस्ट है, उन चीजों को रोक सके, कि ताकि जो तुम्हारे लंग्स पे जो एवली है वो अफेक्ट न करे, ये चीज ना हो। फिर उसके बाद हमारा पाया जाता था ट्रैकिया पाया जाता था। ट्रैकिया के बाद हमारा पाया जाता था तुम्हारा लेरिक्स पाया जाता था, जो कि बेसिकली तुम्हारा एक वोकल कॉर्ड होती थी। और फिर उसमें तुम्हारा निकल कर आती थी, फिर तुम्हारा आता था विंड पाइप। विंड पाइप, और विंड पाइप को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रैकिया बोल देते हैं, है ना? क्या बोल देते हैं उसको? ट्रैकिया बोल देते हैं। यहाँ तुम्हारा मतलब ये तुम्हारा ये लेरिंग्स होता है। और ये जो तुम्हारा बेसिकली जो मैंने ऊपर वाला बात कर दी ना, वो अलग चीज होती है, ये हो गया। तो ट्रैकिया मतलब विंड पाइप ही होता है, ये चीज हो गया। और ये जो ट्रैकिया होता है, अगर जैसे मैं फिर से एक बार तुमको बताने की कोशिश करूं, तो इसको कंसीडर करो, ये तुम्हारा लंग है। ये क्या है? ये तुम्हारा लंग्स है। तो यहां से तुम्हारी आ रही होगी ट्रैकिया, मतलब कि एक विंड पाइप आ रही होगी। और ये ट्रैकिया बाद में तुम्हारे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। क्या हो जाती है? तुम्हारी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। और जब ये दो हिस्सों में डिवाइड होती है, तो इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकस बोलते हैं। जब मैं एक की बात करूंगा तब मैं बोलूंगा ब्रोंकस बोलूंगा। लेकिन हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने ब्रोंकस होते हैं? दो होते हैं। तो इसी वजह से उसको हम लोग क्या बोलते थे? ब्रोंकी बोलते थे। क्या बोलते थे? ब्रोंकी। तो ब्रोंकस सिंगुलर वर्ड होता है, और ब्रोंकस तुम्हारा प्लूरल वर्ड होता है। अब मुझे बताओ, पहले इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले इतना बताओ मुझे। हाँ भैया। आ गया? अब हाँ देखो, भैया ये ब्रोंकस केवल इतने ही नहीं होते, इसमें भी काफी सारी ब्रांचेस निकली होती है। क्या निकली थी? ब्रांचेस निकली होती है, कि ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर सके, हम लोग ज्यादा से ज्यादा सांस ले, तो वो एयर आराम से आ सके। तो उस ब्रोंकस को फिर हम लोग ब्रोंकी को ब्रोंकी नहीं बोलते, फिर हम लोग उसको बोल देते ब्रांकियोलस बोल देते। क्या बोल देते? ब्रांकियोलस। बेसिकली मतलब अब ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकी भी बोल सकते हैं, ये चीज हो गया। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया। आ गया? तो अब जहां तुम्हारी ब्रोंकियोलस खत्म होती है, वहां तुमको मतलब क्या कहते हैं, एक बड़ा सा, मतलब क्या कहते हैं, एक बबल एरोबली। शेप एयर सैक्स लाइक तुमको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एलोविलीज बोलते हैं। एवोलीज भी बोलते हैं, एलोविलीज भी कुछ लोग बोलते थे। तो ये एवोलीज होता है। तो अब ये का जैसे मान लो कि मैं एवोलीज बनाता हूँ, तो इस तरीके से एयर लाइक मतलब क्या कहते हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि बलून फूलता है वैसा वाला। तो मतलब जैसे मान लो कि जैसे ही सांस लेंगे, ये जो एवोलीज होंगी ये फूल जाएंगी। और मतलब ये जो फूली हुई है, इन्हीं के अंदर तुम्हारा एयर पाई जा रही है, वो जो हमने सांस ली थी। और उस एयर में सबसे ज्यादा क्या चीज है? ऑक्सीजन हो रखी है। मतलब कि क्या है? ऑक्सीजन है। लेकिन वो ऑक्सीजन तुम्हारे ब्लड के पास जानी चाहिए। और ब्लड हमारे किस में बहता है? तीन चीजों में बहता है। या तो वो आर्टरीज में बह रहा होगा, या तो वो तुम्हारा वेन्स में बह रहा होगा, या तो वो तुम्हारा कहाँ बह रहा होता है? वो तुम्हारा कैपिलरीज में बह रहा होता है। अब अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि आर्टरीज में जाएगा, नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि आर्टरीज बहुत मोटी होती है। वेन्स में जाएगा, वेन्स आर्टरीज के मुकाबले उतनी मोटी नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा मोटी होती है। तो जो कैपिलरीज होती है, वो तुम्हारी आर्टरीज और वेन्स की एकदम मतलब छोटी सी सिंगल सेल जैसी होती है, जो इसके चारों ओर एबुलीज के चारों ओर कैसी होती है? फैली हुई होती है। क्यों फैली होती है? कि ये जो तुम्हारी ऑक्सीजन आई है, वो बड़े आसानी से इसमें डिफ्यूज हो जाए। और जैसे वो डिफ्यूज होती है, फिर हमारा काम करता है ब्लड में आरबीसी। इस आरबीसी में पाया जाता है तुम्हारा हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन क्या करता है? उसको उठाता है, और उठा के जहां जहां सेल की रिक्वायरमेंट होती है, जहां जहां उसको रेस्पिरेशन आता है, वहां रहता है। और जैसे ही रेस्पिरेशन तुम्हारा CO2 एज अ वेस्टेज निकलता है, वो CO2 वो फिर से तुम्हारा इसी मतलब क्या कहते हैं, आरबीसी के थ्रू फिर इसी एवोली में आता है। एवोली के बाद ब्रोंकोलस में आएगा, ब्रोंकोलस के बाद फिर तुम्हारा ब्रोंकीज में आएगा, ब्रोंकी के बाद तुम्हारा ट्रैकिया में आएगा, ट्रैकिया के बाद फिर तुम्हारा थ्रू द नॉस्ट्रिल, फिर वो तुम्हारा लंग्स थ्रू निकल जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जिसमें नॉस्ट्रिल का वर्क, नोजल कैविटी का वर्क, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, विंड पाइप का वर्क, ब्रोंकी का वर्क, एवलीज का वर्क, है ना? ये सारे ब्लड सिस्टम का वर्क, ये सारा तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करेंगे, जहां तुम्हारी गैसेस एक्सचेंज हो रही है, तो वो केवल और केवल तुम्हारा lungs है, ये चीज है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। सर एक चीज आ गया सर। हाँ, पूछो पूछो। सर, ये जो कैपिलरीज होती है, ये हार्ट्स में भी प्रेजेंट होती है ना? होती है, तुम इसकी पता है, तुम इसकी टेंशन मत लो। हमारा जो टॉपिक आने वाला है, वो तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ही आने वाला है। तो उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में जो आवाज कट ब्लड, रही सर। ठीक है, भैया आपकी आवाज आवाज नहीं आ रही आपकी, क्लियर नहीं आ रही आवाज।
लेना। तो देख तेरा जो क्वेश्चन है, तेरा क्वेश्चन क्या था मेरे को एक बार फिर से बता दे। हाँ, कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हार्ट में भी तुम्हारा मतलब कैपिलरीज पाई जाती है, तो तुम इसकी टेंशन मत लो। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बेसिकली मैं तुमको ब्लड के बारे में ही बताने वाला हूँ कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में ब्लड क्या होता है। ब्लड में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, ब्लड के कितने पार्ट होते हैं। प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, अगर तुम लोगों ने 9th क्लास में अगर तुमने टिश्यू चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो उसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, तो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, तुम्हारा WBC प्लेटलेट्स प्लेटलेट। क्या है ना, ये सारी चीजें तुम लोग के बारे में पता चल जाएंगी, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और फिर ये ब्लड एक जगह से दूसरे जगह फ्लो कैसे कर पा रहा है, उसके लिए हार्ट, हार्ट का क्या काम है, हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ चैम्बर्स कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, तो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ेंगे। लेकिन आज जो हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन पढ़ा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा है, उसमें हमने लास्ट तक पढ़ दिया है। लेकिन अब हमें कंफर्म करके भैया आप ये बताइए कि सच में अगर मान लीजिए कि भैया हम लोग रेस्पिरेशन में जो हम लोग एक्सेल कर रहे हैं, जो कि एक अगर मैं वन ब्रीथ बोलता हूँ, तो एक ब्रीथ में तुम्हारा एक इनहेलेशन होता है और एक एक्सहेलेशन होता है, तो उस एक्सहेलेशन में आपकी CO2 ही निकलती है, ये मुझे बताइए। ठीक है, तो मैं वो करके तुमको कंफर्म करके एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताऊंगा कि हाँ देखो, जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में तुम्हारा CO2 निकलती है, वो हम लोग लाइम वाटर वाले से करके दिखा देंगे। और फिर हम लोग तुम्हारा एयर का कंपोजिशन भी बता देंगे कि जैसे मान लो कि जब हम लोग सांस लेते हैं ना, तो एक्चुअली में हम लोग CO2 भी लेते हैं, तुम्हारा ऑक्सीजन भी लेते हैं, वाटर वेपर भी लेते हैं। या अगर मैं इनहेल कर रहा हूँ तो उसका परसेंटेज क्या होगा, और जब मैं एक्सहेल करूंगा तो उसका परसेंटेज क्या होगा, और उन परसेंटेज के बेसिस में बताएंगे कि वो जो एयर है वो उस समय कब ऑक्सीजन रिच है और कब वो तुम्हारी तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड रिच है। और जब हम ये चीज पढ़ चुके होंगे, तब हम उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, कि भाई ये चीज क्या है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग ये तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम से कैसे रिलेट कर रहा है, और इसमें ये तुम्हारा इंट्यूबेशन या फिर तुम्हारा इंक्यूबेशन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक मैंने रेस्पिरेशन का तुमको केवल एक मतलब एक डेमो दिया है, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, मतलब कि एक छोटा सा रिवीजन था, और ये कुछ भी नहीं था। समझ में आ गया, ये चीज है। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। तो आज से जो आज जो मैं पढ़ाने वाला था वो टॉपिक स्टार्ट करूं? हाँ चलो, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, हमें समझ में आ गया कि भैया एक रेस्पिरेशन आपका एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फूड को मतलब कि, तो अभी देखो आज का टॉपिक है, हमने रेस्पिरेशन के बारे में सब कुछ समझ लिया। फिर उसके बाद अब रेस्पिरेशन सिस्टम में हमने ये जान लिया कि भैया जो आपका फूड होता है, जो कि क्या होता है, C6H12O6, जो कि बेसिकली क्या होता है, आपका एक ग्लूकोज होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, तो वो आपका साइटोप्लाज्म में टूटेगा बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन चाहिए ना चाहिए, तो मुझे बताओ किस में टूटेगा वो? ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। नहीं, ऑक्सीजन के बिना प्रेजेंस में। पहले ग्लूकोज किस में टूटता है? लैक्टिक एसिड। गधो, दो पायरुवेट्स में टूटता है। किस में टूटता है? हाँ दो पायरुवेट्स में टूटता है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस। क्या बोलते हैं उसको? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस बोलते थे ये चीज, या फिर ग्लाइकोजन प्रोसेस भी बोलते थे। बाद में यही दो पायरुवेट तुम्हारा बेसिकली क्या करेगा, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया में सेल के अंदर जाके फिर वो तुम्हारा एनर्जी बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जो कि टोटल कितनी एटीपी होंगी? 38 एपीटी होंगी, एटीपीज होंगी। लेकिन तब जब तुम्हारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी। लेकिन अगर मान लो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, तब कितने एटीपीज बनाएगा? तब वो तुम्हारा जो बनाएगा वो केवल 2 एटीपीज बना पाएगा ये। लेकिन मुझे इतना जरूर मालूम है कि एनर्जी जरूर निकलेगी, और उसके साथ साथ तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड और आपका वाटर वेपर भी निकलेंगे ही निकलेंगे। लेकिन ऑक्सीजन मतलब क्या कहते हैं, ऑक्सीजन हम लोग इनहेल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग CO2 निकाल रहे हैं। भैया इसका प्रमाण कैसे दोगे? तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि वो है आपका लाइम वाटर को मिल्क करना। लाइम वाटर का मतलब समझते हो? लाइम वाटर क्या होता है, बताओ मुझे। यस सर। क्या होता है लाइम वाटर? CaOH का होल ट्वाइस। वेरी गुड, CaOH का होल ट्वाइस। ये तुम्हारा क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ कि तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना, आयुष मुझे बताओ। बहुत बढ़िया, ये तुम्हारा मैंने कितने अच्छे से पढ़ाया तुमको ये चैप्टर 1 केमिस्ट्री में, चैप्टर 2 केमिस्ट्री में। ये तुम्हारा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से, CaCO3 से बनता है। तो जब हम लोग CaCO3 में जब हम लोग पानी मिलाते हैं, तुम्हारा ये बनाते हैं, तब तुम्हारा बन जाता है, तुम्हारा क्या बन जाता है? ये तुम्हारा बन जाता है लाइम वाटर बन जाता है। अब अगर मान लो इसी लाइम वाटर में
लाइम वाटर में अगर मान लो कि हम लोग CO2 को डालते हैं, CO2 को डालते हैं, तो ये फिर से तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिर से तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। और जब ये कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, तब उस समय ये जो पानी होगा, पानी कैसा टर्न हो जाएगा? मिल्क में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि जैसे मिल्की टाइप का है। तो इसका मतलब है पहले मैं क्या लूंगा? चूने को लूंगा, चूने को पानी में मिलाऊंगा, और फिर जो उसका पानी है, उसके पानी को मैं निकाल लूंगा, और फिर उस पानी में मैं सांस लेने के बाद सांस को उसमें छोड़ूंगा। और अगर पानी मिल्क का हो गया, मिल्क जैसा हो गया, तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यार, जो मैं एक्सेल कर रहा हूँ वो CO2 एक्सेल कर रहा हूँ। क्योंकि भाई मिल्क तभी होता है, पानी लाइम वाटर मिल्क तभी जैसा फॉर्म होता है जब मैं उसमें CO2 डाल रहा होता हूँ। तो मुझे बताओ, क्या मैं इस तरीके से रेस्पिरेशन में CO2 ही तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं एज अ वेस्टेज निकलती है, ये मैं बता सकता हूँ कि नहीं बता सकता हूँ? बताओ मुझे, है ना? सर बता ये सकते चीज है। तो इस चीज को हमेशा जान लेना कि कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे लाइम वाटर को मिल्की करता है। जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन के समय जो हमारा जो एक्सेल गैस होती है, वो तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है। इस चीज को याद रख लेना। लेकिन अगर मान लो कि मैं अगर कोई चीज इनहेल कर रहा हूँ, तो इनहेल का मतलब ये नहीं होता है कि हर बार मैं केवल ऑक्सीजन ही ले रहा हूँ। नहीं, एक्चुअली हम लोग एयर लेते हैं, और उस एयर में तुम्हारा ऑक्सीजन भी आता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, उसमें तुम्हारा नाइट्रोजन भी आता है, उसमें सारी चीजें आती है। लेकिन नाइट्रोजन जैसे कि जैसा जाता है, वैसे का वैसे वापस आ जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो तुम्हारे 78% है। और जब भी हम लोग सांस लेते हैं ना, तो सांस में हमारी नाइट्रोजन भी अंदर जाती है, लेकिन वो नाइट्रोजन हमारे कोई भी इफेक्ट नहीं करती। और जितना ही हम लोग ऑक्सीजन, जितना ही नाइट्रोजन लेते, उतना ही नाइट्रोजन हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो अभी अगर मान लो कि मैं प्रोपोर्शनैलिटी की बात करता हूँ, कि जब हम लोग एक ब्रीथ कर रहे हैं, एक ब्रीथ का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग एक बार इनहेल कर रहे हैं और एक बार एक्सेल कर रहे हैं, तब हमारे उस केस में हमारे पास टोटल कितने मतलब क्या कहते हैं एयर का क्या क्या प्रोपोर्शन होता है। तो याद रखो, अगर हम इनहेल करेंगे तो उस केस में हमारा मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन चेंज होता है। ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन कितना आ रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना ले रहे हैं, वाटर वेपर कितना ले रहे हैं, और जो तुम्हारा एक्सेल करेंगे तो एक्सेल में ऑक्सीजन कितना निकाल लें, CO2 कितना निकाल लें, और तुम्हारा वाटर वेपर कितना निकाल लें। लेकिन भैया आपने यहाँ मतलब क्या कहते हैं नाइट्रोजन को क्यों नहीं लिया? इस वजह से नहीं लिया क्योंकि नाइट्रोजन अगर हम लोग 78% इनहेल करते हैं, तो वो 78% हम लोग एक्सेल भी कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो कि ब्रीथिंग के समय अगर जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, वो लगभग लगभग हम लोग 21% लेते हैं। कितना लेते हैं? वो 21% लेते हैं। लेकिन तुम मुझे खुद बताओ, जब हम लोग एक्सेल कर रहे होंगे, तब ये जो O2 है, जो ऑक्सीजन है, वो 21% से ज्यादा होता होगा या कम होता होगा? बताओ मुझे। कम 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 होता है। वेरी गुड। और इसकी जो तुम्हारी परसेंटेज है, वो है तुम्हारा 16.4 परसेंटेज है। समझ पा रहे हो कितना है? 16.4। इसका मतलब क्या है कि हम लोग टोटल रेस्पिरेशन कर भी नहीं पाते, जितना ऑक्सीजन हम लोग पूरा ऑक्सीजन, हाँ, पूरा नहीं कर पाते। वो तभी हम लोग कर पाते जब हम लोग एनारोबिक की कंडीशन में आते हैं। मतलब कि ये 16.4 वाला भी इस्तेमाल कर चुके होते हैं, और उसके बाद भी हम लोग को करना होता है। ठीक, चलो ये चीज तुमने बहुत अच्छे से बता दी। अब मान लो कि अगर हम लोग सांस ले रहे हैं, और अगर उस केस में मैंने बोल दिया कि यार जो तुम कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो वो केवल 0.04% ले रहे हो, तो मुझे बताओ फिर जब हम लोग एक्सेल कर रहे होंगे, तब उस केस में जो CO2 का जो परसेंटेज होगा वो बढ़ेगा या घटेगा? ज्यादा ज्यादा होगा। और जो इसका जो परसेंटेज आता है वो लगभग लगभग आता है 4.4%। तो इसका मतलब ये हमको क्या बताने की कोशिश करा है कि भाई ये ऑक्सीजन कहाँ, मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ बन रहा है? क्योंकि यार ले तो हम लोग केवल 0.4% ले रहे हैं, और CO2 जो हम लोग मतलब क्या कहते हैं एक्सेल कर रहे हैं, वो 4.4 कर रहे हैं। यार ऑक्सीजन 21% ले रहे हैं, बाहर निकल रहा है 16.4 निकल रहा है, ये कम कैसे हो जा रहा है? तो बाद में हमें पता चला कि यार रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, और वो ऑक्सीजन तुम्हारा मतलब ग्लूकोज के कार्बन से मिलकर वो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा गैस निकाल रहा है। इसकी वजह से हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर ऐसे निकल रही है। ये चीज हो गया। अब अच्छा मेरे को बता सकते हो वाटर वेपर इनहेल में ज्यादा होता है या फिर एक्सेल में ज्यादा होता है? बताओ मुझे। भैया इनहेल में। इनहेल में। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसका मतलब है कि तुम लोग को रेस्पिरेशन के बारे में अभी भी नहीं आया। मैंने रेस्पिरेशन में बताया था कि वेस्टेज किसका किसका होता है। वेस्टेज में क्या क्या आता है रेस्पिरेशन में? एक आता है CO2, और एक क्या आता है? वाटर। वाटर आता है। तो इसका मतलब है कि जब मैं एक्सेल करूंगा तब वाटर का परसेंटेज ज्यादा होगा, या फिर जब मैं वो करूंगा तब तुम्हारा वो होगा? एक्सेल।
जब एक्सेल करूंगा। अब देखो इसका जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज डिफाइन नहीं है। क्यों नहीं डिफाइन है? क्योंकि ये तुम्हारे वाटर वेपर पे भी डिफाइन करता है, ह्यूमिडिटी पे भी डिफाइन करता है। तो इस बेसिस में हम लोग इसको क्या लिख देते हैं, क्या जब हम लोग इनहेल करते हैं तो काफी लिटिल इनहेल करते हैं, बहुत कम इनहेल करते हैं। लेकिन जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो उसके कंपैरिजन में काफी अलॉट करते हैं। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में आपका भैया ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर वेपर ज्यादा प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। इसमें किसी को कोई भी डाउट है अभी तक? जो भी मैंने पढ़ाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है? ना। नहीं, चलो ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं स्टार्टिंग में तुम लोग को दिखा दे रहा, बस केवल चेस्ट कैविटी वाला दिखा दे रहा। बाकी जो पुरानी वीडियोस है उन पुरानी वीडियोस को तुम लोग देखने की कोशिश करना, ठीक है, ताकि तुम लोग को और अच्छे से समझ में आए, है ना। तो ये जो तुमको रेड कलर का दिख रहा है ना, ये जो रेड कलर का तुमको दिख रहा है, ये रेड कलर का है डायफ्राम है। इसको क्या बोलते हैं? ये है तुम्हारा डायफ्राम है, और ये डायफ्राम तुम्हारा इससे नीचे नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब है कि अगर लंग्स को मुझे और करना है तो इसको मतलब नीचे लाना पड़ेगा, मतलब इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो होगा। और ये जो तुम हल्का हल्का से देख रहे हो ना, ये रेड रेड, ये तो मतलब रेड के ऊपर पिंक पिंक, ये है तुम्हारा लंग्स है। तो देखो ये तुम्हारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो ये देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट किया, ज्यादा से ज्यादा सांस ले पाएंगे। ये तुम्हारा क्या हुआ, ये देखो, फिर ये तुम्हारा जैसे हम लोग सांस छोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये मतलब क्या कहते हैं, रिलैक्स स्टेज में आया। इनके बीच में इंटरकोस्टल मसल है, ये सारी चीजें देखो। इनहेल के समय डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना, उसको नीचे कर रहा है। क्यों? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्पेस बन जाए, ये चीज है। और जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं, एक्सेल करते हैं, तो फिर वो रिलैक्स आता है। क्यों? क्योंकि लंग्स को कम से कम करना है, ताकि जो भी एयर है, जो इम्प्योरिटीज एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हम लोग बाहर से बाहर निकाल पाए, ये चीज है। तो ये जो अभी छोटी छोटी वीडियो जो तुमको ऐसे देखने को मिल रही है, इस पे मत बनो, ठीक है। बहुत सारी मैंने कल तुम लोग को दिखाई है, उनमें थोड़ा रिसर्च करना, देखना, और जब ना समझ में आए तो फिर मेरे से पूछने की कोशिश करना, ठीक है। इतना आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को बताओ। हाँ भैया। आ गया? अब देखो एक बार ये रेस्पिरेटरी सिस्टम तुम लोग एक बार ऐसे भी देखने की कोशिश करो। तो ये देखो, ये क्या है, ये तुम्हारी नोज है, नॉस्ट्रिल। अगर जैसे तुम इसको देखने की कोशिश करोगे, ये क्या है, नॉस्ट्रिल। उस नॉस्ट्रिल से एयर तुम्हारे नसल कैविटी में गई, है ना। फिर उस नसल कैविटी से तुम्हारे ट्रैकिया में गई। ट्रैकिया, ये तुम्हारे ट्रैकिया क्या होता है, विंड पाइप होता है। और यही तुम्हारा, यहाँ तुम्हारे ये मतलब नसल कैविटी में तुम्हारे सीलिया हेयर लाइक स्ट्रक्चर या फिर तुम्हारा म्यूकस पाया जाएगा, वो चीज है। और फिर देखो ये जो तुम्हारा विंड पाइप है, ये तुम्हारा कार्टिलेज से बन के रखा है। क्यों बना है? ये ताकि तुम्हारी अगर मान लो कि एयर नहीं है तो भी कोलैप्स ना करे। तो ये तुम्हारी क्या है, ये विंड पाइप है। और बाद में ये दो ब्रोंकी में कन्वर्ट हो गई। एक ब्रोंकी जो तुम्हारी लेफ्ट साइड जा रही थी, एक ब्रोंकी तुम्हारे ब्रोंकस तुम्हारे राइट साइड जा रही थी। तो दो क्या हो जाएंगे ये। और फिर उसके बाद देखो काफी सारी तुमको ब्रांचेस दिख रही होंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको ब्रोंकोलियस बोलते हैं। क्या बोलते थे? ब्रोंकोलियस बोल देते हैं। ये देखो ये चीज आ गया। अब इन्हीं के लास्ट में तुमको एयर सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो ये चीज दिख रहा है। तो इनको हम लोग बोलते हैं एवोलीज। और ये जो तुम देख रहे हो, ये रेड कलर की, और ये जो तुमको ब्लू कलर की जो दिख रही है, क्या है? ये नसें हैं। रेड कलर की वो नसें दिखा रहा है जिसमें ऑक्सीजन रिच है, मतलब कि वो जो तुम्हारी आरबीसी है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। और जो ब्लू कलर की जो वेन है, वो क्या हमको बताने की कोशिश कर रहा है कि उसमें बेसिकली क्या चीज है, कि उसमें ऑक्सीजन उतनी ज्यादा नहीं है, ये चीज है। और अगर तुम इनको कंपेयर करोगे, अगर जैसे मान लो कि मैं इसको बोलता हूँ, तो ये सेलेक्टिवली ज्यादा मोटी है। अगर मान लो कि 50% मोटी है, तो ये थोड़ी सी उससे कम मोटी है, ये चीज है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करता हूँ, एक एयर लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, तो मुझे बताओ, इसमें तुमको रेड कलर भी दिख रहा है और वो भी दिख रहा है ना। तो ये क्या चीज है, ये कैपिलरीज है, बहुत छोटी होती है, सिंगल सेल टाइप की होती है, कि ताकि बड़े ही आसानी से क्या हो जाए, वो जो ऑक्सीजन है उस पर डिसॉल्व हो सके। तो ये देखो अभी तुम लोग को दिखाते हैं, इसको भी देख लो एक बार अच्छे से। क्लास अटेंड किया करो, 2-2 घंटे की क्लास होती है, छोड़ के चले जाते हो। तो ये देखो ये कैपिलरीज है ना। इसमें उतने अच्छे से कलर से नहीं दिखाया गया, लेकिन तुमको अंदर पता चल जाएगा कि देखो इन कैपिलरीज के अंदर क्या हो रहा है, कि ये जो ऑक्सीजन में तुम्हारी क्या आ रही है, इस आरबीसी में क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है। और जैसे ही ऑक्सीजन आ रही है, देखो ये ब्लू कलर की जो आरबीसी है रेड में हो जा रही है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन आ रही है। और ये जो तुम्हारी ब्लू कलर की है, ये येलो कलर का वेस्टेज छोटी, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बोले। तो ये देखो ये तुम्हारा क्या हो रहा है, ये तुम्हारे एवोलीज में कलेक्ट हो रहा है। बाद में यही एवोलीज के थ्रू ये तुम्हारा ब्रोंकोलियस में गया, और फिर तुम्हारा ब्रोंकोलियस के थ्रू फिर तुम्हारा बड़े ही आसानी से फिर ये अलग 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 चीजों में चला गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया आवाज कट रही है। अभी आ रही है आवाज? आवाज के ठीक। अभी आ रही है? आ रही है आगे आ रही है, चलो वेरी गुड। अरे वो कॉल आ गया था बस, कार्बन ठीक है। डाइऑक्साइड था, कार्बन बोलो। डाइऑक्साइड था, उसको बाहर भेज दे रही है बॉडी। हाँ, बाहर भेज देती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए थोड़ी सी टॉक्सिक होती है। वरना फिर हम लोग रात में भी पेड़ के नीचे ना सो जाए, क्योंकि हमने रेस्पिरेशन में टोटल एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी पढ़ रखा है कि भैया फोटोसिंथेसिस होता नहीं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती नहीं है। तो फिर हम लोग रात में रेस्पिरेशन के समय भी उसी में सो जाते हैं, क्या ही दिक्कत थी, है ना, ये चीज है। भैया तो मुझे बताओ, हाँ पूछो क्या बात है। ये एल्वुली में जो वेंस आती हैं पूरी बॉडी से, हम्म वो भैया तुम्हारी वो वेन्स और आर्टरीज का सबसे छोटा पार्ट होती है।
मतलब बहुत छोटी होती है। और अभी बस केवल तुम इतना जानो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में, इसके बारे में मैं तुमको और अच्छे से बताऊंगा। भैया वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करती है ना, जो फिर बाहर चला जाता है। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं कार्बन डाइऑक्साइड ही को कैरी कर रही है, वो ऑक्सीजन को भी कैरी कर रही है। भैया पर वो पूरी बॉडी में जितना भी कार्बन देखो डाइऑक्साइड है वो एल्यूमिनियम मिला के वेस्ट। हाँ, एबोलीज में लाके भेजती है, ये चीज है। क्योंकि हमको पूरी बॉडी की कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ लाके भेजनी है? एबोलीज में लाके भेजनी है। ठीक वैसे अगर हमें पूरी बॉडी को ऑक्सीजन लानी है तो कहाँ से लेकर आएंगे? एबोलीज से लेकर आएंगे। तो इसका मतलब है कि जैसे मान लो कि फैक्ट्री लंग्स हो गई, फिर तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, फैक्ट्री एक लंग्स हो गई, तुम्हारी ब्रोंकी तुम्हारी एक तरीके से वो मान सकते हो कि मतलब क्या कहते हैं, थोक रेट वाली हो गई, और एक छोटी सी जो दुकान हो गई वो तुम्हारी एक एबोली हो गई। तो उस दुकान से हम लोग सामान को ले रहे हैं और दे रहे हैं, ये चीज है। समझ में आ गया? तो मेन तुम्हारा एवली है, और एवली मिलियंस पे होती है, काफी ज्यादा होती है। क्यों होती है? कि ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन कर पाए, ये चीज है। और जो हम लोग ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं ना, तो ट्यूबरक्लोसिस में जो वाटर वाला जो निमोनिया होता है उसमें क्या होता है, इन्हीं एवलीज में तुम्हारा पानी भर जाता है। तो जिसकी वजह से जो तुम्हारी ऑक्सीजन है, अब हमारा जो गिल्स वाला तो फंक्शन है नहीं, क्योंकि गिल्स का काम क्या होता है कि बड़े आसानी से जो वाटर में जो ऑक्सीजन है उसको वो तुम्हारा डिसॉल्व करा ले ब्लड में। अगर हमारे पास गिल्स वाली फंक्शन होती तो हम लोग कर ले जाते, लेकिन हमारा तो लंग्स है। लंग्स बोलता है बेटा नहीं, ये चीज ना हो पाएगा हमसे, है ना। तो इसी वजह से हम लोग न्यूमोनिया के केस में क्या बोल देते हैं कि भाई प्रॉब्लम हो गई है, सांस नहीं लेते बंदा, ये चीज नहीं हो रही। तो मुझे बताओ, आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। आ गया, चलो वेरी गुड। तो देखो अभी एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में तुमको बताने की कोशिश ही कर रहा हूँ कि देखो भाई, तुम्हारे रेस्पिरेशन में बेसिकली तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड ही निकले। तो ये क्या चूना है, चूने के बाद इसको ऐसे रख दिया, फिर काफी देर तक रखा, तो ये देखो थोड़ा सा नीचे क्या हो गया, डिपॉजिट हो गया। और ये जो ऊपर वाला पानी ये क्या है, ये तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि बेसिकली क्या लाइम वाटर है। लेकिन अभी देखो ये उतना लाइम नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। अगर मान लो कि कैल्शियम कार्बोनेट हमको फिर से लाना है, तो फिर इसके लिए हमको फिर से CO2 डालना है, क्योंकि ये पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसमें क्या है, इस बार हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड डालनी है। तो हमको मालूम है कि रेस्पिरेशन में तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, लेकिन क्या सच में निकलती है वो हम इसमें पता लगा सकते हैं। तो देखो मेरे दोस्त ने इसको करके बता दिया, ऐसे करके देखो दिख रहा है। अब ये लाइम वाटर कैसा लग रहा है, मिल्की जैसा हो गया कि नहीं हो गया, बताओ मुझे। हाँ भैया। हो गया ना? तो बस अब इसको पी मत लेना, ये चीज है। तो याद रख लो, इस तरीके से हम लोग बड़े ही बता सकते हैं। हाँ, ये आपका दोस्त था क्या? नहीं नहीं हाँ भैया, दोस्त ये नहीं मैं था, भी मैं इसे बताने की कोशिश करूँ तो ये है। तो याद रखो, लाइम वाटर अगर आपका मिल्क हो जा रहा है तो वो किसकी प्रेजेंस में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है। हमें मालूम है कि ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि हम लोग जब भी हम लोग लाइम वाटर में पास कराते थे तो वो मिल्की उसका हो जाता है। तो इस चीज को याद रख लेना। एयर जो होती है वो तुम्हारी मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इनहेल। और जब हम लोग उस मिक्सचर ऑफ गैसेस को ही हम लोग एक्सहेल भी करते हैं, लेकिन ये तुम्हारे सेम प्रोपोर्शन की नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट प्रोपोर्शन की होती है। उसमें नाइट्रोजन भी पाया जाएगा, ऑक्सीजन भी पाया जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाएगा, वाटर वेपर भी पाया जाएगा। लेकिन जब हम लोग नाइट्रोजन को इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो जितने अमाउंट पे हम लोग उसको इनहेल करते हैं उतने अमाउंट पे हम लोग उसको एक्सहेल कर लेते हैं। हम लोग उसको रेस्पिरेशन सिस्टम में कहीं भी उसका इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन जब हम लोग इनहेल कर रहे होते तब हम लोग ऑक्सीजन 21% कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.04% कर रहे होते, वाटर वेपर छोटा सा कर रहे होते। लेकिन रेस्पिरेशन के समय फिर क्या होता है, तुम्हारा ऑक्सीजन न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो फिर वो 21% से 16.4 हो जाता है। और रेस्पिरेशन के समय कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वो 4.4 हो जाता है, जो कि पहले 0.4 था। और वाटर वेपर भी ऐसा रेस्पिरेशन में तुम्हारा वेस्टेज क्रिएट होता है तो वो भी बाहर निकल कर आता है। तो मुझे बताओ, इतना सर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हेलो आ गया? हाँ पूछो। सर, ये वाटर वेपर निकलता है क्या? हाँ, वाटर वेपर नहीं निकलता, वाटर सर वेपर वाटर रेस्पिरेशन किस फॉर्म में निकलता है सर ये? क्या चीज? लाइक सर किस प्रोसेस से निकलता है ये वाटर वेपर? भाई रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, फूड को जब ब्रेक डाउन करते हैं। अच्छा तुमने देखा है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जब आग जलाओ तो हाथों में नमी भी आ जाती है, देखा है? हाँ 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 हाथों में नमी कैसे आती है? वो उस वाटर वेपर भी निकलता है। जैसे मान लो कि लकड़ी को अगर तुम जला भी रहे हो तो हल्की फुल्की नमी भी आ जाती है, हल्की फुल्की आसपास नमी भी आ जाती है। क्यों आ जाती है? क्योंकि वाटर वेपर भी निकलता है, लकड़ी कार्बन की होती है। ठीक है, ऐसे जब हम लोग सांस लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो जब भी कोई फूड ब्रेक डाउन होता है, फूड भी कार्बन का ही बना होता है एक तरीके से। तो जब वो फूड जब तुम्हारा ब्रेक डाउन होता है
तो वो तुम्हारे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलता है, साथ में तुम्हारा वाटर भी निकलता है। तो ये जो वेपर है, वेपर मतलब बताने की कोशिश करें कि वाटर वेपर बहुत कम उसमें है, ये चीज है। लेकिन जब भी हम लोग रेस्पिरेशन करेंगे तो उसमें दो वेस्टेज बनते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एक वाटर वेपर बनता है। लेकिन वाटर वेपर को ज्यादातर हम लोग तुम्हारा बेसिकली वो नहीं बोलते, क्या कहते हैं कि इसको वेस्टेज नहीं बोलते, इस वजह से क्योंकि जब हम लोग मतलब क्या कहते हैं इसको यूटिलाइज भी कर लेते हैं, बाद में वाटर वेपर को भी यूटिलाइज कर लेते हैं, जब हम लोग को बाद में फिर से एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट करना होता था। अब याद आया कि नहीं याद आया, बताओ मुझे। हाँ भैया। ये आ गया ना? क्या किसके चीज? थ्रू निकलता है ये? नोज के थ्रू निकलता है या फिर किसी बॉडी ऑर्गन से? हाँ भाई, नोज के थ्रू ही निकलेगा। हमारी जो गैसियस एक्सचेंज हो रही है वो तुम्हारे लंग्स के थ्रू ही जा रही है, और लंग्स हमारे नोज में ही कनेक्ट है, हाँ। ये समझे? मुंह से नहीं निकल। भाई मुंह से भी निकल सकती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो तुम्हारे एक्सेसिव गैस होती है, जो परसेंटेज होता है, वो चीज है। समझ में ठीक आ है। गया? जैसे अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करता हूँ, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में तुम्हारा बेसिकली हम लोग जैसे मान लो कि मैं बोल दूं कि खाना खाते वक्त सांस लो, तो तुम सांस नाक से लेते हो या मुंह से लेते हो? नाक से नाक से भैया। लेते हो। नाक से लेते हो, क्यों लेते हो? क्योंकि खाना खाते वक्त तुम्हारे वो गले में अटके ना। क्योंकि अगर तुमने खाना खाते वक्त मुंह से सांस ली, तो ज्यादातर केस में तुम्हारे क्या होगा, तुम्हें हिचकी आने स्टार्ट हो जाएगी। यही होता भी है। तो तुम देखना, जब ज्यादा खाना एक्सेसिव इंसान कोई खाना खाता है तो सांस नहीं ले पाता, तो मुंह से भी सांस लेता है, और जैसे मुंह से सांस लेता है तो उसके विंड पाइप में हल्का सा भोजन फंस सा जाता है, तो बाद में उसको हिचकी आना स्टार्ट हो जाती है। ये चीज होता है। समझ में आ गया? ठीक। अब याद तो है। रेस्पिरेशन में हमेशा याद रखो, रेस्पिरेशन में जो भी चीज प्रोड्यूस्ड हो रही है या फिर जो भी चीज हम लोग इनहेल कर रहे हैं, वो हमेशा तुम्हारा थ्रू द लंग्स ही जाएगा, और जो मेजर पार्ट ऑफ द जो एयर का होता है वो तुम्हारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू ही जाता है, नोज के थ्रू जाता है। ठीक है, ये चीज हो गया। अब इतना समझ में आ गया? आ गया भैया। आ गया। अब देखो, जब भी हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो क्वेश्चन आएगा कि सबसे ज्यादा परसेंटेज किस चीज का होता है, तो तुम्हारा ऑक्सीजन का होता है ना, 21% होता है। और जब हम लोग एक्सहेल कर रहे होते हैं तब भी तुम्हारा ऑक्सीजन का ही परसेंटेज होगा। लेकिन ये पूछ सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में जो इनहेल किया था, क्या एक्सहेल में भी उतना होता है? नहीं। जब हम लोग इनहेल करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोपोर्शन को 0.04% होता है, जो कि कैसा होता है, लोअर होता है। लेकिन हमें मालूम है कि रेस्पिरेशन के समय ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है, तोड़ता है, और बाद में तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा बन रही है, तो जिसकी वजह से जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो वही हमारा 4.4% पे निकाल के देता है। और जब हम लोग बार बार जब करते रहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा वाटर वेपर भी ऐसा वेस्टेज निकलता है। तो इसी वजह से तुमने देखा होगा कि जब हम लोग इनहेल करते हैं तो वाटर वेपर कम निकलता है, लेकिन एक्सहेल के टाइम में वाटर वेपर ज्यादा निकलता है। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन में वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से एक वो हो रखे हैं, क्या कहते हैं कि तुम्हारा वेस्टेज हो रखे हैं। अच्छा, तुमने कभी भी देखना ग्लास के सामने जब तुम लोग सांस लेते हो, फेंकते हो, तो मुझे तो ग्लास में भाप चढ़ती है। हाँ भैया चढ़ती है। चढ़ती है ना? तो वो भाप कैसे चढ़ जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से चढ़ती है। किसकी वजह से चढ़ती है तुम्हारी? वाटर वेपर की वजह से ही चढ़ती है। वाटर। हाँ, वाटर, जैसे तुम कांच के सामने ऐसे करके फूकना, ठंडियों में फूकना, ऐसे फूकना, तो तुमको वाटर वेपर और ज्यादा तुमको दिखाई देगा। समझ में आ गया? हाँ भैया। किसी वो को नहीं पहले करेंगे। मुझे बताओ, किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है? चलो, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो आर्यन। What is inductor in the explanation to show the presence of carbon dioxide? भैया lime water. लाइम वाटर है ना? चलो, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो आयुष। भैया आयुष चला गया। चलो ठीक है, तुम बता दो। तुम बता दो अंश। भैया वो भी चला गया। ठीक है, तो फिर तुम बता दो, मतलब अर्पित तुम बताओ। What is the main difference between inhale and exhale? The overall of the air, volume of air. ओवरऑल वॉल्यूम The कैसे तुम्हारा है ना, तुम्हारा मेन डिफरेंस क्या होता है? प्रोपोर्शन चेंज होता है इसमें। तो तुम्हारा क्या बताओगे इसमें फिर आंसर? किस चीज का प्रोपोर्शन चेंज oxygen, होता है? ना, ऑक्सीजन, oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, carbon and water. ये चीज है। चलो आ जाओ, प्रणव इसका आंसर बताओ। भैया बस मैं, अर्पित, कार्तिक और वो रुद्र, आयुष ठीक आ गया। ठीक ठीक है। रुद्र तुम बताओ बेटा इसका आंसर। रुद्र बताओ। हाँ हम्म,
What is the main difference between inhale and exhale air? The purpose of nitrogen gas. The अरे तीसरा वाला बताना है। तीसरा वाला रेस्पिरेशन में कौन सी गैस प्रोड्यूस्ड होती है, कौन सी गैस निकलती है, ये पूछा है। According to the text, what gas is produced during respiration? Nitrogen, हम्म, oxygen, carbon dioxide. क्या होगा इसका आंसर? Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो आयुष। Why does the proportion of nitrogen gas remain the same in both inhaled and exhaled air? It is neither used up or nor produced during respiration. C. वेरी गुड, आ जाओ आर्यन, अब इसका आंसर बता दो। हाँ भाई, what is the approximate percentage of oxygen in inhaled gas? वह 21%। 21%, वेरी गुड। ठीक है, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अर्पित। Why does exhaled air contain a lower proportion of oxygen compared in inhaled air? Oxygen is exhaled. ऐसा क्यों होता है? Oxygen क्योंकि is जो ऑक्सीजन है वो तुम जब हम इनहेल करते हैं तो ज्यादा होती है, लेकिन जब हम एक्सहेल करते हैं तो कम होती है। sir break down glucose. तो फिर इसका आंसर क्या होगा? B. पूरा पढ़ो आंसर भी। Oxygen is used up during respiration to break down glucose. वेरी गुड, है ना, ये चीज हो गया। चलो आ जाओ। अब इसके बाद फिर और कौन बचा था? रुद्र। रुद्र बताओ इसका आंसर बेटा। वह कार्तिक है, कार्तिक। कार्तिक तुम बताओ, कार्तिक। कार्तिक What is the approximate percentage of carbon dioxide? हम्म 4%. क्या होगा? 4.4. 0.4। 4.4 इसमें क्या पूछा है? इनहेल्ड पूछा है गधे। इनहेल और एक्सहेल में अंतर देख। समझ में आ गया? एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा। आयुष हो गए, अंश हो गए, रुद्र हो गए, है ना, इन सबसे की गलत कर रहे हैं। समझ में आ गया? ये सब आंसर गलत नहीं करेंगे। इनहेल और एक्सहेल को ध्यान दिया करो। रुद्र इसका आंसर बताओ बेटा। What does exhaled air contain much higher proportion of carbon dioxide? हम्म Uh, क्वेश्चन carbon का मीनिंग बता dioxide दे रहा taken कि मेरे from को ये रीजन बताओ कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो वो ज्यादा प्रोपोर्शन में होती है जब हम लोग इनहेल कर रहे होते हैं। carbon dioxide is the waste product. The option C. हाँ पढ़, पूरा आंसर सही है वैसे। पढ़। सही है। Carbon dioxide is the waste product. हाँ, product produced during respiration. वेरी गुड, है ना, ये आंसर हो गया। चलो आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो आर्यन। आर्यन चलो अर्पित तुम बता दो। Which component is present in much greater amount in exhaled air than in inhaled air? Uh, yeah, nitrogen. नाइट्रोजन, है ना। क्या क्वेश्चन पूछा था? एक बार फिर से पढ़ो, मेरे को बता अच्छे से। नहीं 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 नहीं, हम्म गलत हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है कार्बन जो डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से पढ़ क्वेश्चन। क्वेश्चन ये बोला कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो ज्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है एक्सेल एयर में, जो इनहेल एयर के कंपैरिजन में ज्यादा अमाउंट में। ठीक है, वैसे तो वाटर वेपर भी हो सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकते हैं। बी भी आंसर हो कार्बन सकता है, डाइऑक्साइड या डी भी हो सकता है। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड 0.0 सर इनहेल करता है और एक्सहेल करता है 4.4। हाँ ये तो तो ये भी ज्यादा अमाउंट में है ना। लेकिन यहाँ देखो, तुम अगर ध्यान से देखोगे ना तो क्या लिख रखा है? मच ग्रेटर अमाउंट। क्या लिख रखा है? मच ग्रेटर अमाउंट। ग्रेटर। तो बहुत ही ज्यादा, तो उस केस में वाटर वेपर आंसर दे सकते हो, लेकिन वाटर वेपर भी इसका आंसर हो सकता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ डी ऑप्शन दे रखा है। तो पहले मुझे ये बताओ, जो मैंने अभी तुम लोग को मतलब क्या कहते हैं, ये जो प्रोपोर्शनेटेड के बारे में बताया, ये चीजें समझ में आ गई थी कि नहीं आ गई थी? पहले मेरे को इतना बताओ बस। हाँ भैया। आ गई थी अच्छे से? चलो वेरी गुड। तो अभी देखो, मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ रेट ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। अच्छा देखो, रेट ऑफ ब्रीथिंग का मतलब क्या समझते हो तुम लोग? जब मैं लिखता हूँ रेट ऑफ ब्रीथिंग तो इसका मतलब क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? कि मैं ब्रीथिंग कैसे कर रहा हूँ, मेरी ब्रीथिंग की रेट कितनी है, मतलब कि रेट मतलब होता है टाइम,
कि मतलब मैं उतने समय में क्या चीज कर रहा हूँ। अगर मान लो कि मैं रेट ऑफ वॉक लिख देता हूँ, तो मतलब मैं 1 मिनट में या 1 घंटे में मैं कितना वॉक कर रहा हूँ। तो अगर जैसे मान लो कि मैं लिख देता हूँ रेट ऑफ ब्रीथिंग, तो इसका मतलब क्या चीज है कि मैं 1 मिनट में या फिर 1 घंटे में कितनी ब्रीथिंग कर रहा हूँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। नहीं भैया, दोबारा सर्च कर लीजिए। देखो, रेट का मतलब होता है टाइम। जब भी हम किसी चीज को टाइम से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं, तब हम लोग उस जगह रेट ऑफ बोल देते हैं, रादर देन हम ये बोल देते हैं कि ब्रीथिंग इज डिवाइडेड बाय टाइम। ये चीज है रेट ऑफ ब्रीथिंग, रेट ऑफ वॉक, है ना। रेट ऑफ लर्निंग का मतलब है कि एक समय में हम कितना पढ़ रहे हैं, कितना चल रहे हैं, कितना सांस ले रहे हैं, ये चीज है। तो जब भी हम लोग 1 मिनट में जो ब्रीथिंग करते हैं, वो टोटल हम लोग 15 से 18 मतलब क्या बार ब्रीथिंग कर चुके होते हैं। 15 से 18 बार ब्रीथिंग का मतलब समझते हो क्या होता है? मतलब कि हम लोग सांस नहीं लेते सर। सांस एक्सहेल करते हैं, ये चीज है। तो अगर मान लो कि हम लोग 15 बार कर रहे हैं, तो 15 × 2 मतलब कि 30 टाइम्स, मतलब एक साथ, मतलब हम लोग 1 मिनट में मतलब टोटल 30, मतलब क्या कहते हैं, इनहेल भी कर रहे हैं, एक्सहेल भी कर रहे हैं, इनहेल भी कर रहे हैं, एक्सहेल भी कर रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं। तो मतलब कि टोटल 60, मतलब कि 1 मिनट में टोटल 60 बार हम लोग अपने लंग्स को ऊपर नीचे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर तुमसे ये नहीं पूछेगा, टोटल अमाउंट नहीं पूछेगा कि हम लोग टोटल इनहेल कितना कर रहे हैं, टोटल एक्सहेल कितना कर रहे हैं। वो बस कितना पूछ लेगा कि मुझे बताओ कि ब्रीथ कितना कर रहे हैं। तो 1 मिनट में हम लोग 15 से 18 बार ब्रीथ करते हैं। याद रख लो, ब्रीथ का मतलब होता है एक बार इनहेल करना और एक बार एक्सहेल करना। मतलब कि जो जो ऑक्सीजन हमने इनहेल की है और जो हमने ऑक्सीजन, जो मतलब क्या कहते हैं, जो एयर इनहेल की है और जो एयर हमने एक्सहेल कर दी, तो वो टोटल मिला के हमारा एक ब्रीथ कहलाता है। तो 1 मिनट में हम लोग कम से कम 15 से 18 बार हम लोग ब्रीथ करते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया भैया, आ आ गया। गया। लेकिन अच्छा मुझे बताओ, ये जो ब्रीथिंग है, ब्रीथिंग कैसा प्रोसेस है? अगर मान लो कि मैं तुमसे पूछूं ये तुम्हारा वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है, तो तुम मुझे बताओ क्या जवाब दोगे? इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री है ना, क्योंकि हम इसको अपने अकॉर्डिंगली नहीं चला सकते कि भाई एक काम करते हैं, लॉ मतलब क्या कहते हैं, आधे घंटे के लिए सांस रोक देते हैं, 20 मिनट के लिए सांस रोक, नहीं। हम कुछ हद तक मतलब इसको इनवॉलेंट्री फंक्शन में ला सकते हैं, लेकिन उतनी कैपेसिटीज हम लोग की डिसाइडेड है। वो हो सकता है 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, 5 मिनट हो। तो 5 से 8 मिनट में भी हमारे इस तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने की केसेस होते हैं, ये चीज है। तो जब भी हम लोग इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग करते हैं, मतलब कि जब हम लोग सांस रोकने की कोशिश करते हैं, मतलब कि उस समय ऑक्सीजन की प्रेजेंस हम लोग कम करने की कोशिश करते हैं, या फिर जब हम लोग वॉलेंट्री काफी, मतलब क्या कहते हैं, देखो वॉलेंट्री का तो मतलब ये चीज है कि भाई तुम केवल 15 से 18 बार ही ब्रीथ करोगे। मतलब कि अगर तुम रेस्ट स्टेज में हो तो 15 से 18 बार ही करोगे। लेकिन अगर मैं बोल देता हूँ इनवॉलेंट्री के केस में, इस बार तुम 15 से 18 नहीं, तुम 20 से 25 करो, या फिर मतलब क्या कहते हैं 30 से 25 करो। तो मुझे बताओ उस समय जो तुम्हारी रेट ऑफ ब्रीथिंग हाई होगी या कम होगी, बताओ मुझे। हाई होगी, हाई। हाई होगी। और ये रेट ऑफ ब्रीथिंग तुम हाई करना क्यों चाह रहे हो? क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने चाह रहे हो, और ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन तुम कब लेते हो, कि ताकि तुम्हारी बॉडी में लैक्टिक का एक्यूमुलेशन ना हो। और लैक्टिक का एक्यूमुलेशन कब होता है? जब आप एनारोबिक रेस्पिरेशन करने में मजबूर हो जाते हो। इसका मतलब है कि जब आप फिजिकल वर्कआउट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब हम लोग फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी पूरी ऑक्सीजन ले लेती है और वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करती है। और जब वो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका मतलब है कि उस समय जो वॉलेंट्री ब्रीथिंग है वो इनवॉलेंट्री ब्रीथिंग में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। मतलब कि हमारे न्यूरॉन्स के पास सिग्नल जाना चाहिए, ब्रेन के पास सिग्नल जाना चाहिए कि भाई और जल्दी जल्दी सांस ले, और जल्दी जल्दी सांस ले। और फिर तो उसको मतलब क्या कहते हैं, बड़े आसानी से हीमोग्लोबिन की थ्रू पहुंचाने की कोशिश कर। अगर नहीं पहुंचाएगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा तो फिर उसके बाद फिर हमको क्रैम्प्स देखने को मिलेंगे, ये चीज देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारी ब्रीथिंग पैटर्न डिजाइन है। लेकिन ये जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है वो केवल कभी कभी होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में वो वॉलेंट्री एकदम, मतलब रेगुलर केस में जो 15 से 18 होता है वही चीज होता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भैया, हाँ भैया। हाँ पूछो। जो हमारे बॉडी में जो क्रैम्प आता है तो इसी वजह से आता है, लैक्टिक की वजह से। क्या क्रैम्प्स आते हैं? वो लैक्टिक एसिड की वजह से ही होता है। ठीक है, अब इसके बारे में मैंने पहले क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये चीज है। अच्छा मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि मैं सांस बहुत तेज तेज ले रहा हूँ, सांस बहुत तेज तेज ले रहा हूँ, लेकिन ऑक्सीजन का पहुंचाने का काम किसका है, मुझे बताओ। ब्लड ब्लड। ब्लड का काम है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ब्लड में किसका काम है, तो मुझे बताओ। सेल्स।
अबे ब्लड में किसका काम है? ब्लड में तुम्हारे आरबीसी सेल का काम है। किसका काम है? आरबीसी का काम है। अगर मान ले कि तेरे बॉडी में हीमोग्लोबिन है ही नहीं है, वो कंपोनेंट है ही नहीं है जो सांस को उस जगह से पहुंचा पाए, तो फिर भले चाहे तू वॉलेंटरी कर रहा हो, इनवॉलेंटरी कर रहा हो, तो तू मुझे बता, खुद बता, तेरी बॉडी कैसी रहेगी? मतलब कि कहीं ना कहीं तेरे को मतलब चक्कर आएंगे कि नहीं आएंगे? बता मुझे। हाँ भैया। आएंगे ना? तो यही केस होता है तुम्हारा एनीमिया का केस होता है। एनीमिया मतलब होता है जिस समय आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी कम हो। और अगर मैं गुड हीमोग्लोबिन की बात करता हूँ कि एक बॉडी में हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए, तो वो तुम्हारा 12 से 18 ग्राम होना चाहिए पर डेका लीटर। कितना? ये डेसी लीटर, सॉरी, है ना, इतना याद रहो। ये तुम्हारा कितना होना चाहिए? ग्राम। मतलब कि 12 से 18 ग्राम तुम्हारा हीमोग्लोबिन होना चाहिए। कितने लीटर में? एक डेसी लीटर में होना चाहिए। उतने में तुम्हारा, इतना अगर तुम्हारा हीमोग्लोबिन पाया जा रहा है, और डेसी लीटर क्या है? तुम्हारा ब्लड है। तो मतलब इतने ब्लड में अगर तुम्हारा 18 से 12 से 18 ग्राम अगर पाया जा रहा है, तुमने देखा होगा ना कि लोग ब्लड चेक करते हैं कि तुम्हारे ब्लड कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, 12 से 18 है कि नहीं है। अगर 12 से 18 नहीं होता तो तुम्हारा ब्लड नहीं लेते, ये सब चीजें नहीं लेते। देखा कि नहीं देखा? बताओ मुझे। हाँ भैया है देखा ना? है। तो इसका मतलब है कि जितना ज्यादा हीमोग्लोबिन होगा, मैं उतना ही ज्यादा, मतलब मैं एयर को तुम्हारा ट्रैप कर सकूंगा, मतलब कि ऑक्सीजन को ट्रैप कर सकूंगा, है ना? अब बताओ मुझे, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। अच्छा देखो, तुमने देखा होगा जितने भी पहाड़ों में लोग रहते हैं, पहाड़ों में जो लोग रहते हैं, कभी भी तुम उनका हीमोग्लोबिन चेक करना। या फिर अगर मान लो कि तुम्हारे इस समय अगर 10 हीमोग्लोबिन है ना, तुम पहाड़ों में रहने लगो, तुम्हारा हीमोग्लोबिन तुम्हारा 18 के लगभग पहुंच जाएगा। 18 से 22 हीमोग्लोबिन पहुंच जाएगा। तुम सोच सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? हाई एल्टीट्यूड या प्रेशर। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की कमी है। जहां हम लोग रह रहे हैं ना इस समय, वहां ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में। लेकिन पहाड़ों के ऊपर ऑक्सीजन इतनी ज्यादा नहीं होती है। तो जब पहाड़ों के ऊपर ऑक्सीजन इतनी ज्यादा नहीं है, तो हम लोग भी मछली जैसा ही काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने की कोशिश करते हैं। रेट ऑफ ब्रीथिंग हमारी बहुत हाई होती है। अगर मान लो कि रेट ऑफ ब्रीथिंग हाई नहीं होगी, तो फिर जो हमारा मतलब क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन कंटेंट होगा, वो बहुत ज्यादा हाई होगा, कि ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कर पाए, ताकि हम लोग एनारोबिक की कंडीशन में ना पाए, एनारोबिक कंडीशन ना हो, चीज ना हो। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? हाँ भैया। आ गया। चलो वेरी गुड, ठीक है। तो अभी ये देखो, इस इसका एक्टर का नाम बता सकते हो? ये फिटनेस फिल्म सर का, ये एस्टेनॉल। वेरी गुड है, एस्ट्रोनॉट। तो अभी देखो ये क्या है, ये जैसे ही अभी तुम मुझे उसको बताओ, जो पहले स्टार्टिंग में था, अगर जैसे मैं एक बार फिर से तुमको दिखाता हूँ। जैसे स्टार्टिंग में देखो, इसकी रेट ऑफ ब्रीथिंग देखो, नॉर्मल लग रही है ना, एकदम नॉर्मल लग हाँ रही है। लेकिन जैसे ही फिजिकल वर्कआउट करने लगा, फिजिकल एक्सरसाइज करने लगा, वैसे तुम देखो फिजिकल एक्सरसाइज करते करते क्या हुआ, इसकी रेट ऑफ ब्रीथिंग कैसी हो गई? तेज हो गई कि नहीं हो गई? सांस तेज तेज ले रहा है कि नहीं? क्यों ले रहा है? इसी वजह से ले रहा है कि भाई ज्यादा से ज्यादा मैं एनर्जी बना पाऊं रेस्पिरेशन के थ्रू, ज्यादा से ज्यादा वो चीजें कर पाऊं। तो यही चीज है कि जो ब्रीथिंग है वो तुम्हारा इनवॉलेंट्री एक्शन है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन वॉलेंट्री भी कभी कभार आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, तब जब आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी, ज्यादा से ज्यादा आपको ऑक्सीजन लेनी, क्योंकि ताकि ज्यादा से ज्यादा रेस्पिरेशन हो, और हम लोग मतलब क्या कहते हैं, ज्यादा से ज्यादा एटीपी एनर्जी को बना सके, ये चीजें कर सके। और अगर एवरेज एवरेज ब्रीथिंग रेट की बात की जाएगी एडल्ट में, तो 15 से 18 टाइम्स की होती है। अभी अगर जैसे मान लो कि मैं इसकी बात करता हूँ, इसको देखो, इस अगर जैसे लड़की को देखोगे, तो अभी मुझे मालूम है कि ऑक्सीजन का ले जाने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन का होता है। तो अगर मान लो कि आपके आयरन की डिफिशियंसी है, बेसिकली मतलब आयरन की डिफिशियंसी की वजह से हीमोग्लोबिन कम होता है। तो अगर आपकी हीमोग्लोबिन कम होगी तो क्या होगा? आपको नौजिया आएगा, चक्कर आएगा, ज्यादा चल नहीं पाओगे, आपकी मतलब कितनी फिटनेस अच्छे से होगी नहीं, है ना? मतलब इतना आपकी ऑक्सीजन पूरे डिमांड में पहुंच नहीं पा रही, ब्लड में पहुंच नहीं पा रही, ब्रेन में पहुंच नहीं पा रही, तो ये दिक्कत होगी। तो अगर नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बात की जाएगी हमारे ह्यूमन ब्लड में, तो वो होती 12 से 18 ग्राम पर डेसी लीटर। इस चीज को याद रख लेना, मतलब कि डेसी लीटर ऑफ ब्लड, मतलब अगर मान लो कि अगर हमारे पास ब्लड है, वो अगर 1 डेसीलीटर है, 1 डेसीलीटर है, तो उसमें हमारे पास 12 से 18 ग्राम तुम्हारा हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर हम मान लो कि हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी कम होगी, तो फिर हमारे पास इस चीज की कैपेसिटी भी कम हो जाएगी कि हम लोग ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सके। तो इसकी वजह से क्या होगा? इंसान थोड़ा सा थका थका सा, लूजर्स वेट जैसा दिखाई देगा। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। चलो वेरी गुड, आ जाओ कार्तिकेय, इसका आंसर बताओ। What is the average breathing rate of an adult man? हाँ 15 to 18 times per minute. वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका अर्पित, इसका आंसर बताओ। What control the rate of breathing? Lungs. रेट ऑफ ब्रीथिंग कौन कंट्रोल करता है?
ये तो इनवॉलेंटरी मूवमेंट होता है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम लोग काफी बार कंट्रोल कर ले जाते हैं। तो क्यों कंट्रोल कर ले जाते हैं? Di- the diaphragm. नहीं, क्योंकि हमारा ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि भाई जल्दी जल्दी काम कर, नहीं कर पाएगा तो तेरी रेट ऑफ ब्रीथिंग नहीं हो पाएगी, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। चल कोई बात नहीं, अगला आंसर खुद दे, खुद अगली बार फिर से दे। Why does the breathing rate increase during physical exercise? To produce more carbon. To produce the body energy needs. हाँ, क्या होगा? Need to decrease the अच्छा, रेट ऑफ ब्रीथिंग हमारी क्यों बढ़ जाती है फिजिकल एक्सरसाइज के समय, क्यों? क्योंकि से उसको एनर्जी चाहिए रहती मोर ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो उसका मतलब है ज्यादा एनर्जी चाहिए, वो कब बन पाएगी? जब उसके पास क्या ज्यादा होगा? टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन हाँ, टू जब उसके बॉडी पास सेल ज्यादा एंड टू ऑक्सीजन होगा। कंज्यूम मोर वेरी गुड, आ एनर्जी। जाओ। आर्यन, अब इसका आंसर बताओ। आया नहीं क्लास में। ठीक है, एक बार देख ले रहा कौन कौन है। ठीक है, रुद्र इसका आंसर बताओ भाई। Yeah. According to the text, why does our body need more energy when we do physical exercise? हम्म, Relax muscles to combat the lost energy back, decrease. भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वेरी गुड। क्योंकि जब हम लोग एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमें और ज्यादा एनर्जी की जरूरत, तो उस एनर्जी को कंपनसेट करने के लिए हमारा ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है। ब्रीथिंग रेट बढ़ने से क्या होगा? और ज्यादा ऑक्सीजन आएगी, और ज्यादा ऑक्सीजन आएगी तो और ज्यादा रेस्पिरेशन होगा। वेरी गुड, ये चीज हो गया। चलो, अब इसका आंसर बता दो आयुष। What is the process that produces more energy and requires more oxygen? हम्म, Involuntary breathing, respiration, muscle contraction, sleep. What is the process produce more energy than? Sir, muscle contraction. क्या होगा इसका आंसर? Sir, involuntary breathing. नहीं भैया, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, क्या बोल रहा है इसमें भाई? Respiration. हाँ, Respiration. रेस्पिरेशन हो गया, सिंपल सा है। कार्तिकेय, इसका आंसर बता भाई। भैया ये व्हाट इज द सब्सटेंस इन द ब्लड दैट कैरीज ऑक्सीजन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। ठीक है, किसी को कोई डाउट था क्या अभी? ठीक है, चलो कोई बात नहीं, ना आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो अर्पित। What is the normal range of hemoglobin in the blood of a healthy adult person? At 12 to 18. 12 to 18, वेरी गुड, है ना, ये चीज हो गया। चलो आ जाओ रुद्र भाई, इसका आंसर बता दे। रुद्र, इसका आंसर बताओ, क्लास में है? चल ठीक है। आयुष तू बता भाई। a आ गया। deficiency. अच्छा, बोलने दे उसको, बोलने दे। बोल बोल भाई। अगर मान ले कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है, तो हमें क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? भैया हमें और एनर्जी या मिलेगी, ऑप्शन या डी, फिर हाँ, ऑप्शन डी क्या है इसका आंसर? लैक ऑफ एनर्जी। हाँ, लैक ऑफ एनर्जी या फिर टायर्डनेस, थका डेडनेस थका एंड सा, लैक ये ऑफ चीज है। एनर्जी। वेरी गुड। आयुष, इसका आंसर बता भाई। Carry oxygen. टू कैरी ऑक्सीजन। ठीक है, चल आ जा। अब इसका बता दे कार्तिक, इसका आंसर भाई बता दे। How does a person with a hemoglobin deficiency typically appear? हम्म, ये थका थका सा rosy तो and होगा। वेरी energetic, गुड, pale थक and thin, कैसा होगा? pale and thin, pale and thin. हाँ, पेल का मतलब ही होता है, मतलब थका थका सा जिसका मुंह लटका हुआ। वेरी गुड, ठीक है। तो देखो, अभी रेस्पिरेशन का एकदम लास्ट टॉपिक है, ठीक है। वो है नहीं, लेकिन काफी बार रीजन बेस्ड या फिर मान लो कि तुम्हारे उसके केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, जिसका नाम है तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड कौन सी गैस होती है जिसको हम लोग सीओ भी बोलते हैं? भैया ये बोलते हैं एसी से जो निकलती है। किससे निकलती है? तो एसी का जो ऊपर लगा रहता है क्या कहते हैं? बस, अब तू चुप हो जा। अब तू बता भाई, अब फिर अरे तू भैया बता। पता है नहीं नहीं। हम्म, वो साले सीएफसी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। आयुष, तुम बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड। रुद्र, किसी को कुछ मालूम है? नहीं मालूम है?
अच्छा तुमने कभी सुना है कि मतलब एक घर में थे, एक घर में मतलब क्या कहते हैं बेड के नीचे लोगों ने आग लगाई, और आग मतलब क्या कहते हैं बेड के नीचे तापा, फिर उसके बाद उसको नीचे रख दिया कि सोचा बेड गर्म हो जाएगा, और फिर जब सुबह देखा तो घर में 5 लोग की लाश निकली। हाँ ये सुना तो है भैया। सुना है ना? तो देखो ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड ये जो गैस है ना, ये तुम्हारा इनकम्प्लीट कंबशन है। इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब समझते हो? अगर मान लो कि आपका हाँ भैया। कंबशन हो रहा है, अगर आपकी कोई चीज जल रही है और वो जलते समय अगर आपको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पा रही है, तो इसका मतलब है कि वो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। और जब भी कोई भी कार्बन जैसे मान लो कि कोयला हो गया या फिर लकड़ी हो गया या कुछ भी जो चीज तुम्हारी कार्बन से बन रखी है, अगर वो इनकम्प्लीट जलेगा मतलब कि कंप्लीटली नहीं जलेगा, तो फिर वो कैसा कौन सी गैस निकालेगा? वो तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड निकालेगा, जो कि हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए थोड़ी सी डेडली, थोड़ी नहीं ज्यादा ही डेडली होती है, और इतनी डेडली होती है जिसको हम लोग साइलेंट पॉइजनिंग भी बोलते हैं या फिर साइलेंट पॉइजन भी बोल देते हैं। ये चीज पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ। आगे भैया। अच्छा जैसे तुमने हाँ देखा भैया। होगा कि जो तुम्हारी गैस है, गैस तुम्हारी ब्लू फिल्म देती है। ब्लू फिल्म जब तुमको सिखाया गया होगा कि अगर वो ब्लू फिल्म दे रही तो इसका मतलब है कि उसमें मतलब ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच रही है, और अगर मान लो कि वो अगर हल्की सी येलो फ्लेम देने लगे तो कहीं ना कहीं उसमें ऑक्सीजन नहीं सही से पहुंच रहा है। ये चीज समझ में आ गया? हाँ भैया। आ गया। अब मैं इसी चीज को बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि तुम कार्बन को जलाते हो, अगर ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो तुम्हारा येलो फ्लेम तो निकालेगा निकालेगा, लेकिन उस येलो फ्लेम के साथ साथ तुम्हारा मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकालेगा। अब देखो हीमोग्लोबिन ना थोड़ा सा धोखेबाज है। धोखेबाज क्या है कि अगर इसके पास ऑक्सीजन आ रहा है, इसके पास अगर मान लो कि तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है, तो ये तुम्हारा ऑक्सीजन को क्या बोलता है कि भाई तू मत आ, भाई कार्बन मोनोऑक्साइड आ। अब मुझे बता, रेस्पिरेशन के लिए कौन सी गैस जरूरी है? कार्बन मोनोऑक्साइड जरूरी है या फिर ऑक्सीजन कार्बन ज्यादा डाइऑक्साइड। जरूरी है? बताओ मुझे। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जरूरी है। तो इसका मतलब क्या है? अब वो हीमोग्लोबिन तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड लेते चला जा रहा है, तो हमको पता ही नहीं चलेगा, और हमको पता नहीं चलेगा और हमारी स्लीपिंग के समय ही डेथ हो जाएगी। ये चीज हो जाएगा। तो इसी वजह से लोग बोलते हैं कि कभी भी अंगीठी जला के कमरे को बंद उसमें मत सो, ये चीजें मत करो। आप बताओ मुझे, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। और अगर मान लो कि जैसे मैंने बोल दिया कि इन केस अगर किसी के पास हीमोग्लोबिन में मतलब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप क्या करते हो? उसको अपनी तरफ से ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हो। क्या करते हो? उसको अपनी तरीके से ऑक्सीजन देने की कोशिश करते हो, गैस सिलेंडर से देने की कोशिश करते हो। क्या तुमने कभी इस चीज का नाम सुना है जिसको हम लोग बोलते हैं वेंटिलेटर? वेंटिलेटर का नाम सुना है? क्या हाँ होता भैया है? सुना है, सुना है। है ना? हाँ तो हाँ। जब वेंटिलेटर जब पेशेंट बोलते हैं को। यार भाई वो इंसान वेंटिलेटर में चला गया, जैसे मेरी मम्मा को मतलब वेंटिलेटर देना पड़ गया तो तुम्हारा उसमें कोविड के केस में, तो कोविड के केस में क्या था, लोगों को सांस नहीं मिल पा रही थी। तो जो सांस क्यों नहीं मिल पा रहे थे, क्यों? क्योंकि होमोग्लोबिन तुम्हारा बेसिकली क्या, तुम्हारे एवोलीज तक ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रही थी, तुम्हारा लंग्स उतना अच्छे से काम कर ही नहीं पा रहा था, उस जगह वायरस हो रखा था, ये सारी चीजें हो रखी थी। तो वेंटिलेटर के थ्रू हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग इंट्यूब्यूशन करते। इंट्यूब्यूशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं पाइप है, पाइप को तुम्हारे मतलब ट्रैकिया तक लेके जाने की कोशिश करते हैं, और फिर डायरेक्ट तुम्हारा बेसिकली क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हाई प्रेशर में छोड़ते हैं कि तुम्हारे एयर सैक्स लाइक स्ट्रक्चर में पहुंचे, और फिर वो तुम्हारा आराम से वो जा पाए। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ इतना आ गया? भैया। आ गया, ठीक है। तो अभी देखो तुम लोग को दिखाते हैं। अभी इस पहले वीडियो को देखो, ऑटोमेटिक समझ जाओगे। अच्छा तुम देख पा रहे हो कहाँ कहाँ तुमको लग रहा है कि जहां जहां तुमको मतलब क्या कहते हैं इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है? तो ये देखो, इनकम्प्लीट कंबशन यहाँ हो रहा है, तो यहाँ हो सकता है। अगर मान लो कि कमरा बंद है, तो ये क्या होगा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड इसी तरीके से फैलती रहेगी, फैलती रहेगी, फैलती रहेगी, फैलती रहेगी। तो ये कुछ पार्ट्स हैं, जैसे गाड़ी से धुआं जो निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से अगर मान लो कि गैस ट्रैप्ड हो गए और आप यहाँ आराम से आके सो रहे हो, तो थोड़ी बहुत जितनी ऑक्सीजन है उतनी तो ले पाओगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप सोने की तरफ जाओगे, सब जाओगे, तो वो जो आपका हीमोग्लोबिन है वो आपका बेसिकली इसको ले लेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एफिनिटी, मतलब उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित है। तो हमको घुटन सी होगी, ये सारी चीजें होने की कोशिश होगी, हमको चक्कर से आएंगे, नौजिया से आएगी, और हम लोग क्या हो जाएंगे डायरेक्टली, मतलब बेहोश से हो जाएंगे, ये चीज हो जाएंगे। और अगर हम लोग ज्यादा देर तक वहां हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, फिर बाद में हम लोग को, फिर हमको इस तरीके से इंट्यूब मतलब क्या कहते हैं, फिर हमारा मतलब क्या कहते हैं, ये वेंटिलेटर में हमको पहुंचाया जाएगा। ये चीज है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? हाँ भैया। तो सबसे पहले तो तुमको ये बताना पड़ेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड तब बनती है जब तुम्हारा जो फ्यूल बर्न हो रहा होता है वो तुम्हारे बिना ऑक्सीजन के सप्लाई में बर्न हो रहा होता है।
जैसे मान लो कि चारकोल है, कोल है, तो अगर वो क्लोज रूम में अगर बंद होगा जहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होगी, तो फिर वो तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को निकालेगा। और हीमोग्लोबिन के साथ क्या चीज है कि हीमोग्लोबिन तुम्हारा ज्यादा एफिनिटी रखता है कार्बन मोनोऑक्साइड के एज कंपेयर टू तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ऑक्सीजन। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड इंसान इनहेल करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारा हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाएगा, तो फिर तुम्हारा रेस्पिरेशन हो नहीं पाएगा। रेस्पिरेशन नहीं होगा तो फिर यही चीज तुम्हारे ब्रेन और तुम्हारे अदर बॉडी पार्ट में रहेगी, जिसकी वजह से हम लोग को स्लीप डेथ देखने को मिल जाती है। फिर हम लोग को अगर बचाना होता है तो हम लोग इस तरीके से इंट्यूबेशन करते हैं। ये देखो, ये ट्रैकिया के अंदर ये तुम्हारा इंट्यूबेशन मतलब क्या है, ये हम लोग इस तरीके से मतलब क्या कहते हैं वेंटिलेटर पे पहुंचा रहे हैं, इंसान को पहुंचा रहे हैं जिसको भी ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, तो वेंटिलेशन सिस्टम में इस तरीके से हम लोग डालने की कोशिश करते हैं, ये चीज करते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आता है कि नहीं आता? आ गया? हाँ भैया। आ गया। तो ये देखो, ये पूरी प्रॉपर्ली एक मशीन होती है ऐसी, है ना। तो जिसमें हम लोग ये ट्रैकिया वो मतलब क्या कहते हैं ये, है ना, इस ट्रैकिया के थ्रू हम लोग जाते हैं। फिर हमारा ये देखो, ये ट्रैकिया में ऐसे गए, फिर उसके बाद फिर हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद फिर हम लोग इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं, ताकि फिर हमारा बड़े आसानी से इस ट्रैकिया में कोई दिक्कत ना हो, तुम्हारी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो अच्छे से होती रहे। ये चीज़ है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेंटिलेशन बोलते हैं, या वेंटिलेटर बोल देते हैं। तो मुझे बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है? वेरी गुड, आ जाओ। ठीक है, तो अभी इसको बंद करते हैं। अब अगला क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर बताओ। एक सेकंड रुकना मेरे व्हाट को, इज कार्बन इसको एक सेकंड बताओ। चलो आ जाओ, इसका आंसर बताओ। What is carbon monoxide formed from? Burning of fuel with an if insufficient supply of air. B. वेरी गुड, आ जाओ आयुष, इसका आंसर बताओ। What substance in the blood does carbon monoxide bind with? हम्म, Sir, hemoglobin. हीमोग्लोबिन, वेरी गुड। अब इसका आंसर बता दो तुम, अर्पित। Why is carbon monoxide poisoning so dangerous? It makes the blood too thin, increase the body and prevent hemoglobin from carrying oxygen to the body. वेरी गुड, फंटास्टिक। चलो अब आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो, मतलब रुद्र। What does hemoglobin have a higher affinity for oxygen, nitrogen, carbon dioxide. We have carbon nitroxide, carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड, उसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? सीओ। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? सीओ। CO. ठीक है, सीओ ये हो गया। वो नहीं है सीओ वाला जो भैया तुम समझ लो अपना आर्मी वाला। हाँ बोलो। ये एफिनिटी का मीन्स क्या होता है? एफिनिटी का मतलब लगाव, प्यार, मोहब्बत। ठीक है, ये चीज है। हीमोग्लोबिन को सबसे ज्यादा टच किसके साथ ज्यादा अट्रैक्शन है उसका, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। ये है। आजा कार्तिक, इसका आंसर बता भाई। What is an example given? भैया हट गया। भैया हट चलो, गया। चलो ठीक है, तुम बताओ फिर आयुष, तुमको दिख रहा होगा। What is an example given of situation where carbon burning coal in room with closed भैया door? भाई बी। तेरी क्या होगा इसका आंसर? B. हाँ। अच्छा मुझे बताओ, ए ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि विंडी डे, विंडी डे मतलब हवा चल रही, भैया हवा चल रही तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। सी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि सारी कार ओपन है, तो विंडो ओपन है तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी। गैस स्टोव इन अ वेल वेंटिलेटेड किचन मतलब ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही। तो याद रख लो, कार्बन मोनोऑक्साइड तब प्रोड्यूस होती है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होती है, और ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होने से तो जो चीज है वो अच्छे से जल नहीं पाती। ये चीज है ना, इस चीज को याद रख लेना। चलो आ जाओ अर्पित, इसका आंसर बताओ। आवाज आ रही? आ रही भैया। हाँ पढ़ भाई। What What is the initial treatment given to people with minor breathing problems to help them breathe more easily? हम्म, ये इसको थोड़ा समझा दो एक बार क्वेश्चन। क्या है भैया इसको थोड़ा सा आंसर है क्वेश्चन समझा दो। क्वेश्चन? ये बोल रहा है कि मुझे बता, अगर जैसे किसी को माइनर ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, हाँ, उतनी ज्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं है कि उसको वेंटिलेशन में बैठाया जाए, लेकिन उसको मतलब क्या कहते हैं माइनर ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, तो तुम उसकी ब्रीथिंग को कैसे मतलब हेल्प करोगे? वेंटिलेटर।
नहीं, वेंटिलेटर तुम्हारी वो कंडीशन होती है जिसमें बहुत ज्यादा केस बड़ा हो जाता है, जिसमें तुमको ट्रैकिया में जबरदस्ती पाइप डालना ही पड़ता है जिंदा रखने के ब्रीथिंग लिए, ट्यूब। है ना? ब्रीथिंग नहीं, ट्यूब। ऑक्सीजन मास्क, तुम्हारे कुछ ऑक्सीजन मास्क भी आते हैं जो तुम्हारे ऑक्सीजन को लिबरेट करते हैं, जो तुम्हारे ऑक्सीजन परफ्यूम भी आते हैं, ये चीज भी आते हैं। इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आ जाओ, इसका आंसर बताओ रुद्र भाई। In series सीरियस case, केस। what machine is in serious case, what machines is patient with respiratory problem put on हाँ oxygen or ये वेंटिलेशन हाँ, वेंटिलेशन वेंटिलेटर है ऑक्सीजन ना, वेंटिलेटर, वेंटिलेशन नहीं, वेंटिलेटर, ये हो गया। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बता दे आयुष। Directly into trachea windpipe C. सी, वेरी गुड ना, इनटू द ट्रैक, या वेरी गुड। आजा कार्तिक, इसका आंसर बता। What is the purpose of oxygen of an oxygen mask or a ventilator? To facilitate breathing. ठीक है, टू फैसिलिटेट ब्रीथिंग, बिल्कुल सही बोला। अब देखो तुम्हारा रेस्पिरेशन पूरा टॉपिक ऐसा क्लियर हो गया, ठीक है। अभी जो मैं क्वेश्चन लिखने वाला हूँ, मैं वो क्वेश्चन नहीं लिखने वाला जो मैंने आज स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाया है, बस केवल वो क्वेश्चंस लिखूंगा जो आज का जो मेरा टॉपिक था। तो अगर मैं 3 नंबर के हिसाब से अगर क्वेश्चन लिखूंगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन मुझे बताओ कौन सा लिखना चाहिए फिर आज। सोचो कौन सा लिख सकता हूँ। अभी आंसर राइटिंग के लिए तुम अर्पित रुकना, मैं तुमको लास्ट में अभी बता के जाऊंगा कि आंसर राइटिंग होती है क्या, ठीक है। तो मुझे बताओ सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ आंसर राइटिंग में, पहला क्वेश्चन क्या लिख सकता हूँ बताओ, गेस करो, आज मैंने कहाँ से पढ़ाया था। सबसे पहला, शो द एक्सपेरिमेंट, शो द एक्सपेरिमेंट So the दैट डिफाइन experiment that define CO2 इज प्रोड्यूस hemoglobin. नहीं, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, respiration. है ना, ये चीज हो गया। ये तुम्हारा आराम से 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, है ना, ये चीज है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये हो सकता है, व्हाट इज द proportion of gases during inhale और ड्यूरिंग इनहेल एंड एक्सेल, ये क्वेश्चन हो सकता है। ये भी तुम्हारा आराम से, मतलब क्या कहते हैं कि 3 मार्क्स का हो गया। एंड व्हाई इट इज हैपन, एंड व्हाई इट इज हैपन, ये आराम से हो गया। 3 नंबर के क्वेश्चन में हमेशा रीजन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, इस चीज को याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई रेट ऑफ ब्रीथिंग फास्ट ड्यूरिंग फिजिकल वर्कआउट, ये आ गया क्वेश्चन, ठीक है। ये आराम से क्वेश्चन तुम्हारा, मतलब मान लो कि 3 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इफ ब्रीथिंग इज फास्ट, स्टिल बॉडी फील पेल एंड एग्जॉस्टेड, वाई, ठीक है। अगर मान लो ब्रीथिंग भी फास्ट है, लेकिन फिर भी हमारी बॉडी जो है वो पेल फील हो रही है, एग्जॉस्टेड फील हो रही है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। तो ये तुम्हारा बड़े आसानी से 1 मार्क्स का हो गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। अब मुझे बताओ, ये क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने अभी लेटेस्ट पढ़ा है, उसके बारे में क्या दे सकता हूँ। व्हाट इज Monoxide. कार्बन Monoxide in carbon मोनोऑक्साइड monoxide in hemoglobin. And how पॉइजनिंग, it is? है ना। Poisoning. व्हाट इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, एंड एंड व्हाट प्रोसेस आर, व्हाट प्रोसेस यूज्ड ड्यूरिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, है ना, ड्यूरिंग ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, ये चीज हो गया। अब मुझे बताओ, इन 5 क्वेश्चन में तुमको किसी में किसी को किसी भी क्वेश्चन में कोई अगर डाउट है तो मुझे बताए। भैया एक बार ये नहीं। थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाला क्वेश्चन ये बोला कि रेट ऑफ ब्रीथिंग हमारी फास्ट क्यों हो जाती है तुम्हारे वो हाँ फिजिकल वर्कआउट करते वक्त, ये चीज है। और पूछ भाई। भैया आपने कोई ग्रुप बना रखा है उसमें मेरे को भी हाँ, अभी ग्रुप बना रखा है, ये चीज अभी बताऊंगा। अच्छा, मुझे तो अर्पित के अलावा बाकी रुद्र, तुम मुझे बताओ आंसर राइटिंग में तुमको कभी कोई दिक्कत हुई है। रुद्र है ही नहीं, ठीक है, रुक जाओ, अच्छा। चलिएगा सब लोग। हाँ,